आज स्वतंत्रवीर सावरकर की जयंती के अवसर पर माननीय सुनील जी हम सबको हिंदी में मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए सावरकर जी के चरित्र और विचारों से जो सफलतापूर्वक देश कार्य कर रहे हैं ऐसे सुनील जी, इनको विनती करता हूँ कि अपने मार्गदर्शन हमें करें। सावरकर अध्ययन केंद्र के माध्यम से मुझे देखने और सुनने वाले सभी देशभक्त, हिंदुत्वनिष्ठ और स्वातंत्रवीर सावरकर जी के प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मेरे पास जो स्वातंत्रवीर सावरकर जी की जो प्रतिमा है उसको फूल अर्पण करके, उन्हें मेरी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करके, प्रणाम करके मैं अपने विषय को प्रारंभ करूंगा। इस सावरकर अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष मेरे मित्र, पूर्व पुणे के सांसद दादा रावत जी, जो अपनी युवावस्था से मेरे साथ जुड़ा रहा और अभी शायद संघ का महानगर सहकार्य का दायित्व उसके पास है और साप्ताहिक विवेक के साथ भी वो जुड़ा हुआ था। ऐसा मेरा मित्र महेश पोहनेरकर जो इस अध्ययन केंद्र का काम भी करता है, और बाकी सारे जो कार्यकर्ता जिनके मैं नाम नहीं ले सकता, उनकी मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं आज आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज आपने एक ऐसा विषय मुझे बताने के लिए कहा है, एक विषय पर बोलने के लिए कहा है कि जिसकी जानकारी सारे भारतवर्ष के लोगों को होनी चाहिए। कई लोगों को है, इसके कई अभ्यासक है। वो अभ्यासक अगर सागर है तो मैं बूंद भी नहीं हूं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कुछ प्रयास किया है कि जो विषय आपने बताया है उसके बारे में कुछ पहले से, मतलब लगभग 2000 साल पहले से कुछ जानकारी आप सब लोगों के सामने रखूं। और वास्तविक में आपने मराठी में ये बात कहने के लिए मुझे कही थी, लेकिन मेरे फेसबुक पर मैंने इसको लाइव किया है और मेरे फेसबुक पर लाखों लोग इसे देखते हैं, और मुझे ये विश्वास है कि ये कोई भाषा अभिनिवेश का विषय नहीं है। ये विषय सारी दुनिया तक पहुंचने की दृष्टि से मैं हिंदी भाषा में अपने विषय को रखूंगा। स्वाभाविक है बीच बीच में एक आध बार मराठी में भी बोलना मेरा हो जाएगा, लेकिन इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि मैं हिंदी में विषय रखूंगा, आप शांतिपूर्ण तरीके से इसे सुने। देखिए, ये अभी जो गए 6 मई से जो संघर्ष फिलिस्तीनी और इजराइल के बीच में शुरू हुआ और लगभग 1 सप्ताह तक चले हुए इस संघर्ष में बहुत भारी नुकसान, एक अर्थ से कहेंगे तो फिलिस्तीनी लोगों का हुआ, और हमास का सबसे अधिक उसमें नुकसान हुआ है। हालांकि हमास कहता है कि हम इसमें जीते हैं, लेकिन सत्य नहीं है। बहुत बुरी तरह से उनके सारे ठिकानों को वो इजराइल के खिलाफ उपयोग में लाते थे। सिविलियंस की जो जगह थी, ऐसे सिविलियंस की जगह मीडिया का कोई केंद्र है तो कोई इस प्रकार के जहां पर सामान्य व्यक्ति का व्यवहार रहता है, आना जाना रहता है, ऐसे स्थानों से इन्होंने अपना मोर्चा रखकर आक्रमण किया था। तो इजराइल ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ये भी सत्य है कि लगभग 4500 तक रॉकेट्स दाग दिए थे हमास ने, लेकिन जो इनकी पद्धति है, इस पद्धति से इनकी टेक्नोलॉजी है, उन डिटेक्टर्स के माध्यम से उन्होंने जो है वो इनके 80% रॉकेट्स हवा में ही उड़ा दिए। वो इजराइल को नुकसान नहीं कर सके। ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नुकसान हुआ। ये कोई संघर्ष अभी का संघर्ष नहीं है, और अभी का संघर्ष है या सालों से चलने वाला संघर्ष है,
इसमें एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, इसकी हम सबको जानकारी रहनी चाहिए। आपने विषय दिया है कि इजराइल का गाजा के साथ, गाजा पट्टी के वहाँ पर जो अभी संघर्ष हो रहा है, खास करके ईस्ट जेरूसलेम को लेकर वो संघर्ष हो रहा है, और ईस्ट जेरूसलेम में से कुछ 6 फिलिस्तीनी परिवारों को वहाँ का सुप्रीम कोर्ट बाहर निकालेगा, इस प्रकार का एक नैरेटिव सेट हो गया, इस प्रकार का एक संदेह आ गया, और इसलिए जो है वो वहाँ के लोगों ने स्टोन पेल्टिंग करना, दंगे भड़काना, ये जो इस्लामिक कट्टरपंथी है उन्होंने ये सारे प्रयास किए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को सुरक्षित रख दिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, और उसके बाद में फिर ये दंगे वगैरह चालू रहे। उसके ऊपर इजराइल की सरकार ने एक्शन ली, और उसके बाद में ये हमास ने, जो आजकल ज़्यादा पावरफुल है, पहले पीएलओ अधिक पावरफुल रहता था लेकिन अभी हमास अधिक पावरफुल है, तो उन्होंने ये हमला बोला और उसके बाद में ये संघर्ष चालू हुआ। ये सब आप जानते हैं, ये अभी अभी की सारी खबरें हैं। इनका मूल कहाँ है और इनका हमसे कोई संबंध है क्या? देखिए, एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, दुनिया में जो जो हो रहा है, दुनिया में किसी भी कोने में कोई भी घटना घट रही है, तो उसका पूरी दुनिया से सरोकार है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि उससे हमको क्या लेना देना है। आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते। कोरोना का ही आप लीजिए ना, वुहान में जब कोरोना आया, तब अगर यहाँ किसी ने सोचा होगा तो वहां आया है, इससे हमको क्या करना है, ऐसा नहीं है। दुनिया में किसी भी कोने में घटने वाली हर घटना का भारत के साथ कोई ना कोई संबंध है, भारत की उसके प्रति कोई ना कोई सोच है, भारत सरकार की उसके प्रति कोई ना कोई नीति है, और ये नीति होनी ही चाहिए। हम लोगों को सारी जानकारियां होनी ही चाहिए। लेकिन इन जानकारियों के साथ जो विषय आपने कहा है कि जू लोगों का वहां के कट्टरपंथी मुसलमानों के साथ, अरबों के साथ होने वाले संघर्ष को आपने राष्ट्रवाद के साथ जोड़ा है, और फिर वो जो राष्ट्रवाद है, उस राष्ट्रवाद की आज हमारे भारतवर्ष को क्या आवश्यकता है, और आज की वर्तमान भारत की स्थिति में हमें इस राष्ट्रवाद की आवश्यकता की चर्चा करते हुए, चूंकि आज स्वतंत्रवीर सावरकर जी की जन्म जयंती है, आज इस महापुरुष ने इस राष्ट्रवाद के बारे में क्या सोचा, क्या किया, कितनी यातनाएं झेली, क्या मार्गदर्शन किया, और आज भी स्वतंत्रवीर सावरकर जी किस तरह से रिलीवेंट है, आज कितना समयोचित है उनको याद करना, इन सारी बातों को मुझे आप सबके सामने रखना है। जाहिर है कि गागर में सागर रखने की बात ये नहीं है, कटोरी में सागर रखने वाली ये बात है। और इसलिए मैं शुरू करूंगा लगभग 2000 साल पहले के इतिहास से, इजराइल जिसको आज कहा जाता है, उस इजराइल के इतिहास से शुरू करूंगा। उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा, आशिया, अफ्रीका और यूरोप, ये 3 बहुत बड़े जो खंड है, इन खंडों के जिनकी सीमाएं जहां पर आकर मिलती है, लेबनान नदी के किनारे बैठा हुआ ये इजराइल नाम का देश है। और इस देश का जो ये 150 इजराइल अगर हम एक करेंगे तो एक भारत बनेगा। पुणे जिला जो है, उस पुणे जिला के 1.5% मतलब 1.5 गुना बड़ा ये इजराइल देश है, हमारे मणिपुर जितना देश है। और इसकी जो भाषा है वो हिब्रू भाषा इस देश की भाषा है, और हजारों साल पहले इसको लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, या फिर इसको आप बोल सकते दूध और शहद का देश माना जाता था। 2000 से भी और ज़्यादा, क्योंकि ख्रिस्त के उद्गम से पहले की मैं बातें आपको बता रहा हूँ, इसलिए ये लगभग 2200-2300 साल पहले की बातें हैं। और उसमें ये इजराइल एक ऐसी जगह थी, उसका नाम उस समय इजराइल नहीं था, वो कोई देश नहीं था। वहाँ पर टोलियों में रहने वाले, अलग अलग जगह पर कोई राजा रहते थे, किसी का राज्य रहता था, इस प्रकार की स्थिति थी। और ये बहुत ही विपरीत परिस्थिति में रहने वाले लोग थे।
ये लगभग 22,000 स्क्वायर किलोमीटर, आज का अगर बताएंगे तो ये एरिया 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, और एक छोर से दूसरे छोर तक इसकी लंबाई 420 किलोमीटर है, और इसकी चौड़ाई अगर आप देखेंगे तो 115 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है, और 90 लाख इसकी आबादी है इजराइल की आज की घड़ी में। अभी ये जो सीमाएं मैंने बताई है, सीमाएं बार बार बदलती रही है, क्योंकि इजराइल की विशेषता ये है, जितने बार इनके ऊपर अरबों ने हमला किया है, आसपास के देशों ने जितने बार इनके ऊपर हमला किया है, लगभग हर हमले में ये विजयी हुए हैं, और हर हमले में वो अपना आकार बढ़ाते गए हैं। और इसलिए ये किलोमीटर्स की जो मैंने भाषा कही, स्थापना हुई तब ऐसा था, ऐसा नहीं है, मैंने आज के आंकड़े आपको बताए हैं। साथियों, ये एक जॉर्डन नदी के किनारे ये जू समाज, बहुत बड़े समाज एक पैमाने में रहता था, इनको यहूदी भी कहते थे। ये जू समाज जो है, इसके साथ अरब भी वहां पर रहते थे। उस समय तो इस्लाम नहीं था, वो अरब थे और जू, ये दो समाज वहां पर अधिकतर इस सारे एरिया में रहते थे। और एक सेम नाम का आदि पुरुष था, उस आदि पुरुष से ये अरब भी पैदा हुए और ये जू भी पैदा हुए, इसलिए इनको सेमाइट्स कहते हैं, सेमाइट्स। और यहाँ से जो पूजा पद्धतियाँ निकली, जो जूओं की, जो यहूदियों की पूजा पद्धति है, जो इस्लाम है, और बाद में चूंकि जीसस क्राइस्ट खुद एक जू था, तो उनकी भी जो पूजा पद्धति क्रिश्चियनिटी, उनके वो तो क्रिश्चियन नहीं थे, उनके बाद में क्रिश्चियनिटी जन्म ली, तो वो क्रिश्चियनिटी भी सेमेटिक रिलीजन्स में से आता है। ये तीनों पूजा पद्धतियाँ इसी जेरूसलेम से जिसका उद्गम हुआ है, ऐसा आप जरूर बोल सकते हैं। इन सेमाइट लोगों का, खास करके जो ये सेमाइट लोगों का ही कह सकते थे, पूर्व पुरुष था, उसका नाम था अब्राहम। अब्राहम ने ऐसे कहा कि भगवान ने मुझे एक आदेश दिया है कि मैं तुमको जहां बताऊंगा वहां पर जाकर अपना देश बना लेना। तब ये इनका जो बेटा था अब्राहम का, जेकोब उसका नाम था, वो थोड़ा वहां से आगे चल के इजिप्ट की तरफ चला गया। वहां जाने के बाद में इजिप्ट में कुछ वर्ष वहां पर लंबे अरसे तक वो रहे, लेकिन वहां पर बाद में जो राजा का परिवर्तन हुआ, वहां का राजा था वो सेमेटिक था, तो उन्होंने थोड़ा इनको सपोर्ट किया, इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। लेकिन बाद में जो राजा आया वो बहुत जुल्मी था और उसने जू लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू किया। वो अरब था और उसके अत्याचारों के कारण परेशान होकर वहां पर जो इनका मोजेस करके एक बहुत बड़ा इनका जो अगला जो इनका कह सकते हैं कि एक नेता कहिए, वहां का एक तेजस्वी पुरुष कहिए, उसने जो है इन सारे लोगों को वहां से स्वतंत्र किया, इन जू लोगों को वहां से स्वतंत्र किया, क्योंकि उस राजा ने एक ऐसा आदेश निकाला था कि आपको अपने पहले बेटे का बलिदान देना चाहिए। तो जू लोगों ने पहले बेटे का बलिदान देना चाहिए, ये एक नियम बनाने के बाद ये अनएक्सेप्टेबल था। तो स्वाभाविक है कि इन लोगों को एक समस्या थी, तो मोजेस ने उनका नेतृत्व किया और जू समाज को उनको लिबरेट करके वहाँ से फिर एक बार ये जो लेबनान के नदी के किनारे सारा जो एरिया है वहाँ पर वो वापस आ गए। लेकिन वहाँ आने के बाद भी उनका वहाँ पर राज्य नहीं था, वहाँ पर भी अरबों का ही राज्य था, अपना खुद का इनका राज्य नहीं था। तब इस यहोवा ने, इस मोजेस ने ऐसे कहा कि वो जो भगवान जिसको अब्राहम ने देखा था, इसको यहोवा का नाम ये मोजेस ने दिया और कहा कि यहोवा ने मुझे एक आदेश दिया है कि तुम सारे लोगों को संगठित करो, लोगों को यूनाइट करो। लोगों को यूनाइट करो मतलब उसके कहने का, मोजेस के कहने का ये था, अर्थ था कि सारे जू लोगों को तुम संगठित करो। और उसको संगठित करते समय उसने 10 कमांडमेंट्स बताए, जो सामान्यतः एक समाज को संगठित रहने के लिए जो आदेश हो सकते हैं, ऐसे 10 आदेश, 10 कमांड्स ये मोजेस ने बताए। वो 10 कमांडमेंट्स जिनको कहते हैं, वो 10 कमांडमेंट्स के साथ और भी सारी विचारधारा को जो मोजेस ने बताई थी, उसको मिलकर जिसको जू लोग मानते हैं, ऐसा उनका जो पवित्र जो धर्म ग्रंथ जिसको आप कह सकते हैं, वो ओल्ड टेस्टामेंट है। इस ओल्ड टेस्टामेंट को इस्लाम को भी कोई आपत्ति नहीं है, क्रिश्चियनिटी को भी आपत्ति नहीं है,
जू तो इसको मानते ही है। लेकिन ये एक इनकी यहोवा की एक पवित्र आर्क थी। इस आर्क के ऊपर अरबों का कब्जा था। तब जैसे वो अरबों का कब्जा आर्क के ऊपर था, तो उस आर्क का मतलब पवित्र मंदिर जो है, उसका जो पुजारी था उसका नाम था सैमुअल। तो सैमुअल ने सॉल नाम के एक योद्धा को बताया कि उस आर्क को तुम छुड़ा कर लाओ। और सैमुअल से प्रेरणा लेकर सॉल ने आक्रमण करके उसको मुक्त किया, आर्क को वापस लाया। वापस लाने के बाद उसके बाद में कई साल तक वो चलता रहा, और आर्क वापस आने के बाद ये सैमुअल के बाद में सॉल बन गया राजा। सॉल राजा बनने के बाद में डेविड, ऐसा है कि गद्दारी करना और नया राजा आ जाना, ये तो सारी दुनिया में चलते रहता है। तो कोई उनके खानदान के वंश का ये था नहीं। डेविड एक ऐसे ही पराक्रमी व्यक्ति था जिसने एक बहुत बड़ा सॉल के खिलाफ एक आंदोलन करके अपना राज्य प्रस्थापित किया। और डेविड ने और एक काम किया, जेरूसलेम भी उसने अपने कब्जे में ले लिया, जेरूसलेम भी जीत गया। तो इसके कारण जू लोगों का साम्राज्य थोड़ा और बड़ा हो गया। इस डेविड का बेटा सोलोमन था। तो सोलोमन ने, वैसे वो बहुत रंगेल किस्म का व्यक्ति था, लेकिन फिर भी सोलोमन ने एक अच्छा काम किया, कई अच्छे काम किए। व्यापार बढ़ाया, लोगों को जोड़ने का काम किया, धन लाने का काम किया, बंदर बनाया, जहाजें उसने क्रिएट की, ऐसे बहुत सारे काम उसने किए। लेकिन उसने एक जियोन हिल के ऊपर यहोवा का पवित्र मंदिर बनाने का काम किया। अब ये लगभग फिर इसके बाद में ये सारा जू लोगों का साम्राज्य लगभग 200-300 साल तक चलता रहा। इसमें फिर कोई ऐसी घटनाओं का रिकॉर्ड इतिहास में नहीं है। इसके बाद में जो रिकॉर्ड है वो जीसस क्राइस्ट का है। और जीसस क्राइस्ट के साथ हुए अत्याचार और उनकी वहाँ पर जो उनको सूली पर चढ़ाया गया, ये सारी कहानी आपको ज़्यादा जानकारी में है, मैं उसके अंदर अधिक जाता नहीं। लेकिन उस समय तक ये धीरे धीरे जू लोगों का सामर्थ्य बिखरना शुरू हो गया था। इनके ऊपर रोमन लोगों के, अरब लोगों के और आस पड़ोस के देशों से हमले इतने बड़े पैमाने पर बढ़ गए कि जू लोगों के हाथ से अपनी सत्ता चली गई। और इतना ही नहीं, तो ये सारे जू धीरे धीरे सारी दुनिया में बिखर गए, अलग अलग देशों में चले गए। अपने देश में उनको रहने जैसी परिस्थिति नहीं रही। जो कुछ रहे बहुत ही मुट्ठी भर, और उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं ऐसा आप बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी कोई पावर नहीं थी, उनके ऊपर जुल्म होते थे। इसलिए जो कुछ बचे वो छोड़कर बाकी सारे जू जो है सारे दुनिया में फैल गए। आप लोगों ने कई बार सुना है कि इन जू लोगों के ऊपर सारी दुनिया में अत्याचार हुए, और बहुत निर्मम अत्याचार हुए। और इस अत्याचार में आपको एक बात जरूर मालूम होनी चाहिए कि जू लोगों के ऊपर सारी दुनिया में अत्याचार जरूर हुए, लेकिन एक देश में वो आए थे, और जिस देश में उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुआ उस देश का नाम है भारत। भारत का जो महाराष्ट्र है उसके कोंकण का जो किनारा है, वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जूस आए और वहाँ पर सेटल हो गए, और बाद में वो यहाँ की संस्कृति सभ्यता के साथ समरस हो गए। फिर ये पूरे देश भर में अलग अलग शहरों में फैल गए। लेकिन भारत के किसी भी शहर में किसी भी जू के साथ कोई भी दुजा भाव नहीं दिखाया गया, कोई भी अत्याचार नहीं हुआ, कहीं उनकी हत्या नहीं हुई। इसलिए आज जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले, टीवी डिबेट्स में अपने आप को पॉलिटिकल पंडित बोलने वाले लोग जो कहते हैं ना कि माइनॉरिटी संकट में है, माइनॉरिटी संकट में है, उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे अगर कोई माइनॉरिटी रही होगी हमारे देश में, तो ये जो जू लोग, यहूदी लोग जो आए थे इजराइल से, ये सबसे माइनॉरिटी थी। इसी के साथ साथ पारसी आए थे, वो भी एक बहुत बड़ी माइनॉरिटी थी हमारे देश के अंदर। लेकिन पारसी समाज के साथ, जू समाज के साथ, जो भारत के बाहर से आए हुए लोग थे, उनके साथ कोई भी अत्याचार
एक भी अत्याचार की घटना आपको सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का ये चरित्र नहीं है, हमारी ये सीख नहीं है, हमारा ये संस्कार नहीं है, हमारा ये व्यवहार नहीं है, क्योंकि संस्कारों के अनुसार हमारा व्यवहार होता है। लेकिन सारी दुनिया में क्या हुआ यहूदियों के साथ? हिटलर ने तो अलग अलग तरीके ढूंढ के निकाले इनकी हत्या करने के लिए, कि किस तरह से व्यक्ति मर सकता है। दर्दनाक कहानियां हैं, और 70 लाख जू की उन्होंने हत्या की है। लेकिन आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि ये जो जू लोग थे, ये भले दूसरे देश में आ गए थे, लेकिन वो कभी भी अपने मातृभूमि को नहीं भूले थे। वो जिसका नाम इजराइल बाद में आया है, लेकिन उनकी जो मातृभूमि जो आज का इजराइल है, वो हमेशा कहते थे नेक्स्ट ईयर वी विल मीट इन जेरूसलेम। देखिए दुनिया में कहां कहां गए हुए हैं, वापस जाने का कोई आता पता नहीं है, संभावना है कि नहीं मालूम नहीं है, वहां की परिस्थिति क्या है वो मालूम नहीं है। सोशल मीडिया अपडेट्स नहीं थे उस समय, मीडिया भी नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन पीढ़ी के आगे पीढ़ी, पीढ़ी के आगे पीढ़ी, पीढ़ी के आगे पीढ़ी वो अपने मातृभूमि को नहीं भूले। क्या बोलते थे? नेक्स्ट ईयर वी विल मीट इन जेरूसलेम। बाप तो आया था जेरूसलेम से, वो बताता था सबको, लेकिन उसका बेटा भी वही बोलने लगा। उसके बाद में वो बाप बन गया, उसके बेटे हो गए, वो अपने बच्चों को यही सीख देता था, अगले साल हमें जेरूसलेम में मिलना है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 2000 साल में कितनी पीढ़ियां बीती हो। अत्याचार जैसे सहे वैसे कुछ देशों में उन्होंने अपना, उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज थी, वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने, उन्होंने उन देशों में वेल्थ क्रिएट करने का काम किया, बुद्धिमान थे, टेक्नोलॉजी में बहुत साउंड थे, तो टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशंस थे उनके माध्यम से उन देशों को हुए। ये दोनों बाजुएं हैं, लेकिन उनके इन सारे गुणों से डर के उनके ऊपर अत्याचार या और भी कोई कारण रहे होंगे, लेकिन अत्याचार भयंकर हुए, वो गलत थे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में वो एक बात ध्यान में रखे, हमारी मातृभूमि जेरूसलेम है और हमें वापस जाना है, अगले साल हमारी मुलाकात जेरूसलेम में होगी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस तरह से 2000 वर्ष तक एक स्लोगन एक के पीछे एक आगे बोलते जाते हैं और वो आगे चली जाती है। ये इनके साथ ये जो जू लोग हैं, इनके बहुत सारे गुण हैं, जिसके बारे में मैंने आपको कहा, व्यापार कुशल है, उन्होंने बहुत बुद्धिमान है, वो दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन विचारों से एक है। राष्ट्रवाद उनके अंदर कायम है, वो अपना राष्ट्रवाद नहीं भूले, अपने राष्ट्र को नहीं भूले। इसका मतलब उन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर एक बार सोचिए, व्हाट्सएप नहीं था, ट्विटर नहीं था, फेसबुक नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, टेलीफोन नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन कहां कहां दुनिया में जाकर बसे हुए, मातृभूमि को याद रखे हैं। और सबने याद रखा है, ऐसा नहीं एक जगह पर जहां पर अत्याचार हुए बस उधर ही मातृभूमि की याद करें, जहां पर वो सुखे नहीं वो रह रहे थे उधर नहीं याद किया, सब जगह पर याद किया। इसका मतलब दे वर यूनाइटेड बाय माइंड, बाय सोल, बाय देयर कंसेप्ट्स, दे वर यूनाइटेड। दूरदर्शी थे कि एक, ये तो दूरदर्शिता हुई ना कि हम वापस जाकर मिलेंगे तो जेरूसलेम में मिलेंगे, अगले साल हम मिलेंगे, तो कुछ तो उन्होंने विजन रखा था ना, हमें वापस जाना है। जब वो छोड़ा नहीं, एक लक्ष्य रखा, तभी तो उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगे। और इसलिए ये जू समाज का ये जो स्वप्न था, ये साकार होने का समय आ गया। ये लगभग 1905 के समय, 1905 के समय ये आपने डेविड बेन गुरियन का नाम सुना होगा, डॉक्टर वाइजमन का नाम सुना होगा। ये दो ऐसे बड़े जू समाज के पुरुष थे, कि महापुरुष थे, कि इन्होंने सोचा कि हमें अभी ये सारी दुनिया में, क्योंकि वो जहां रशिया के जिस हिस्से में रहते थे वहां ज़ार का बहुत भयंकर आक्रमण, बहुत भयंकर अत्याचार जू लोगों के ऊपर चल रहे थे, हिटलर के वहां से और बाकी भी जगह से जो सारी दुनिया भर से जो अत्याचारों की खबरें आती थी। तो इन खबरों से इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला था कि हमें अपने एक जू लोगों का स्वतंत्र देश होना चाहिए। पहले एक ऐसा प्रपोजल आया था कि उसको कहीं युगांडा में वगैरह कहीं बनाया जाए, लेकिन इन्होंने, डेविड बेन गुरियन ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जहाँ जेरूसलेम है, जहाँ
हमारे यहूदियों की 2000 साल पुरानी जो जमीन है, उसी जमीन को हम वापस ले लेंगे, वहीं पर हमारा देश बनाएंगे। जिस देश का नाम इज़राइल ये अरबों ने रखा था, शायद जैकब जो था उनका पूर्व पुरुष, उसको इज़राइल बोलते थे अरब लोग, तो उसके नाम से ये इज़राइल शब्द आया। और ये इज़राइल को हम हमारी भूमि करके बनाएंगे, ऐसे 1905 में इन्होंने सोचा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितनी दूरदर्शिता हो सकती है, क्या प्लानिंग हो सकता है। चूंकि ये लोग अलग अलग जगह पर बिजनेस में वगैरह आगे थे, इनके पास काफी पैसे वाले यहूदी लोग पूरी दुनिया भर में थे। इन्होंने इन सारे यहूदियों को जिनके पास पैसा था, उनको एक मैसेज दिया कि ये जो आज का इजराइल है या आज का पैलेस्टाइन है, ये सारा जो एरिया है, यहाँ पर जो खेती है, क्योंकि उस जमीन को कोई कीमत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि वो मरुभूमि जैसा, जहाँ घास है, जहाँ पर बहुत ज्यादा उपजाऊत्व नहीं है, इस प्रकार की भूमि थी। जो भी थोड़ी बहुत खेती होती थी, ये सारी जमीनें खरीदना उन्होंने 1905 में शुरू किया। अब समझ लीजिए 1905 डेविड बेन गुरियन और उनके साथी, इन्होंने मिलकर एक प्लान बनाकर सारी दुनिया में से यहूदियों ने इजराइल में जमीनें खरीदना शुरू किया और धीरे धीरे जू समाज को वहां भेजना भी शुरू किया। उन्होंने सेटल होना भी शुरू किया। सिर्फ भेजा और खरीदा ऐसे नहीं, तो वहां पर कुछ कम्युनिटीज बनाना चालू किया। जैसे क्लस्टर्स बनाते हैं कि हम लोग इकट्ठा आकर खेती करेंगे, और कोऑपरेटिव जिस तरह से बनाते हैं, ऐसे उन्होंने बनाना शुरू किया। और वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर जब इस प्रकार से जमीनें खरीदी, तब आखिरी कुछ वर्षों में ये समझ कर कि हमें लड़ना पड़ेगा, हमको आसानी से देश मिलने वाला नहीं है, धीरे धीरे हथियार भी भेजना शुरू कर दिया। हथियारों का संग्रह भी इन्होंने करना शुरू किया। जमीनें खरीदी, लोगों को भेजा, खेतियां खड़ी की, वहां पर मेहनत की, और साथ में हथियार भी भेजे। और ये सारा कितने वर्ष चला होगा? तो 1905 से लेकर 1940 तक 35 इयर्स आजू बाजू के अरबों को समझ में ही नहीं आया ये क्या चल रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि दे वर नॉट अलर्ट। और 1940 के बाद ये अरब सारे एकदम अलर्ट हो गए, ये क्या हो गया, जमीनें हमारे हाथ से निकल गई। और ये जमीनें हाथ से निकल गई, ये लोग आकर यहाँ सेटल हो रहे हैं, अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, हथियार लाकर रख रहे हैं। मेरे हिंदुस्तान के साथियों, अब आप थोड़ा सोचकर देखिए, क्या भारत में भी ऐसा कहीं होता है क्या, कि कहीं जमीनें खरीदी जाती है, स्ट्रेटेजिकल एरिया में जमीनें खरीदी जाती है, वहां पर किसी समाज को बसाया जाता है, जहां पर हथियारों का आवागमन होता है, आरडीएक्स जैसी चीजें लाकर रखी जाती है। ये आज हिंदुस्तान में भी हो रहा है, हमने अलर्ट रहना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने ये 1940 में आंखें अरबों की खुली। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तब दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के पास ईरान और इस सारे एरिया का कब्जा था। और उस समय पहले ही ईरान के जो ब्रिटेन के जो परराष्ट्र मंत्री थे, उन्होंने ऐसी घोषणा की थी कि जो वेस्ट बैंक का जो एरिया है, जॉर्डन के पास वाला जो एरिया है, इस एरिया में मैं फिलिस्तीनी लोगों को भी जगह देने वाला हूं। ऐसे उन्होंने कहा कि मतलब ग्रेट ब्रिटेन देने वाला है, और हम जू लोगों को भी वहां पर जगह देने वाले हैं। ऐसा उसने आश्वासन ब्रिटेन के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जिसको हम कहते हैं परराष्ट्र मंत्री, उसने दे दिया। इसका मतलब ये था कि एक फ्लैट दे दिया है, अब दोनों को दे दिया है। इसका मतलब जो लड़ेगा, जो जीतेगा, उसको वो मिलेगा। ये क्लियर हो गया, जू लोगों को भी, जू नेतृत्व को भी क्लियर हो गया, और ये अरबों को भी ये क्लियर हो गया कि जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक हमें हमारा फिलिस्तीन, या हम लड़ेंगे नहीं तब तक हमारा इजराइल हमको मिलने वाला नहीं है। और जैसे ही ब्रिटेन विजयी हो गया दूसरे विश्व युद्ध में, ब्रिटेन के हाथ में ये उन्होंने अधिकार दिया था, यूएन ने अधिकार दिया था कि ये जो जगह है इसका फैसला आप करो। उन्होंने फैसला करके इजराइल की निर्मित कर दी। ये इजराइल का जन्म दिवस है 14 मई 1948।
इस समय ट्रीटी हुई थी कि ये जगह जो है ये यहूदियों को मतलब जू लोगों को मिलेगी, ये जगह पैलेस्टाइन की रहेगी, इसमें अरब लोग रहेंगे। लेकिन सारे अरब राष्ट्रों ने इसको रिजेक्ट कर दिया और इजराइल के ऊपर सबसे पहला हमला अगर किसी ने किया तो इन सारे अरब राष्ट्रों ने 6 के 6 पड़ोसी राष्ट्रों ने मिलकर, सभी अरब राष्ट्रों ने इजराइल के ऊपर 1948 में पहला हमला किया। लेकिन पहले से तैयारी में बैठा हुआ, पहले से शस्त्रास्त्र अपने साथ रखा हुआ, मातृभूमि से उत्कट प्रेम करने वाला, उसके लिए मरने के लिए सब प्रकार के बलिदान देने की तैयारी रखने वाला ये जो यहूदी समाज था, इन्होंने इस पहले वॉर में इन सारे के सारे जो अरब देश थे इनको पराभूत कर दिया। लेकिन देखिए ये खत्म नहीं हुआ, ये तब से चालू है, ये इस मई महीने में भी हुआ है। मतलब ये है कि 70 साल से इसी प्रकार से वहां पर चल रहा है और ये सारा झगड़ा जो है वो जेरूसलेम को लेकर है। ये इस बात पर मैं आऊंगा जरूर, लेकिन हम लोगों को मालूम रहना चाहिए कि उसके बाद में फिर एक युद्ध 1956 में लड़ा गया इन सारे अरब देशों का इजराइल के साथ। उस समय फ्रांस और इंग्लैंड सुएज का जो कैनाल है उस कैनाल पर कब्जा किए थे और युद्ध में वो भी युद्ध इजराइल जीत गया था, लेकिन यूएन ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और जीता हुआ सुएज कैनाल जो है वो उनको लौटाना पड़ा। इसके बाद में जो युद्ध हुआ वो थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग युद्ध है। उस समय गोल्डा मेरी जी ये इजराइल की प्राइम मिनिस्टर थी। देखिए मैं बहुत बुलेट पॉइंट्स बता रहा हूं, इसका कारण ये है कि हमें आगे बहुत कुछ बातों की चर्चा करनी है। उस समय सीरिया का जो राजा था, उस राजा ने धमकी दिया कि मैं हमला करूंगा और मैं ऐसा एक हाईवे बनाऊंगा दमास्कस से लेकर तेल अवीव तक। तेल अवीव उस समय इजराइल की राजधानी हुआ करती थी, तो तेल अवीव तक मैं ऐसा रास्ता बनाऊंगा कि हमारे सारे टैंकर्स वहां आएंगे और तुम लोगों को खत्म कर देंगे। आपने सोचा होगा कि गोल्डा मेरी जो इजराइल की प्रधानमंत्री, उसने क्या जवाब दिया होगा। गोल्डा मेरी ने कहा कि आप इतना कष्ट क्यों करते हो, तेल अवीव तो दूर है आपको दमास्कस से, थोड़ा सा नजदीक आएंगे तो वेस्ट बैंक के यहाँ पर कॉर्नर पे जो जेरूसलेम है, मैं अपनी कैपिटल को आपकी सुविधा के लिए तेल अवीव से शिफ्ट करती हूँ जेरूसलेम में, ताकि आपका डिस्टेंस थोड़ा हाईवे बनाने का कम हो जाए। और मेरी दूसरी बात याद रखिए, जो आप बता रहे हैं ना कि दमास्कस से तेल अवीव हाईवे बनेगा और हमारे टैंकर्स आकर आपको खत्म कर देंगे, आपका अस्तित्व हम खत्म कर देंगे, आप याद रखिए ये हाईवे तेल अवीव से दमास्कस उल्टा भी जा सकता है। देखिए क्या इंस्पायरिंग वर्ड्स है एक प्राइम मिनिस्टर के। और सभी अरब लोगों ने जो अपने हवाई जहाज रखे थे, वो जो एयरबेस थे, युद्ध चालू होने के एक दिन पहले इजराइल ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और वो सारे के सारे एयरबेस उड़ाकर खत्म कर दिए। जितने भी विमान इन अरब देशों ने अपने आजू बाजू में, जैसे लीबिया हो, लेबनान हो, सीरिया हो, सभी ने जो रखे हुए थे वो सब जाकर उन्होंने उड़ा दिए। उस युद्ध में भी ये विजयी हुए। सिर्फ विजयी नहीं हुए, उन्होंने बहुत सारी चीजें वहां से जीत ली। इस युद्ध में इजराइल ने अपना आकार बढ़ा लिया था, लेकिन होता है कि कई बार हम युद्ध में तो जीत जाते हैं लेकिन बाद में डिस्कशन में कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है। उस तरह से लीबिया की कुछ चीज़ें इनको छोड़नी पड़ी, लेकिन उसके बाद में लीबिया के साथ इनका शांति करार भी हो गया। और उस समय फिर एक बार पीएलओ का जैसे ही वहाँ पर जन्म हो गया, तब ये जो युद्ध था ये अरब देशों का इजराइल से युद्ध, ऐसा इसका स्वरूप नहीं रहा। ये युद्ध रहा फिलिस्तीनियों का इजराइल के साथ युद्ध, क्योंकि सारे अरब देश जो है वो अलर्ट हो गए कि इजराइल के साथ हम कुछ कर नहीं सकते, तो उन्होंने मोहरा बनाया था वहां पर पीएलओ को। और पीएलओ एक आतंकवादी संगठन के तौर पर काम करता था और इनको जब ध्यान में आ गया कि खुले युद्ध में हम इजराइल को हरा नहीं सकते, तो फिर आतंकवाद के माध्यम से हम इनके ऊपर शह करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से भारत और पाकिस्तान का भी हुआ है कि एक के पीछे एक युद्ध हारने के बाद पाकिस्तान ने सोचा कि अभी हम ऐसे सीधे युद्ध में भारत को हरा नहीं सकते, परास्त नहीं कर सकते, अब हमें छुपे युद्ध से, आतंकवाद के माध्यम से हमें भारत के ऊपर हमला करना पड़ेगा और अलग ढंग से युद्ध लड़ना पड़ेगा। यही स्ट्रेटेजी से उनके ऊपर हमले होना शुरू हुए।
इनमें से 2-3 घटनाएं जो वास्तविक में हम सब लोगों को मालूम होने ही चाहिए, ऐसी 1-2 घटनाएं मैं आपको बताऊंगा। म्यूनिक में ओलंपिक्स होने वाला था 1972 में, और म्यूनिक ओलंपिक में सभी देशों के खिलाड़ी गए थे, वैसे इजराइल के भी अपने खिलाड़ी वहां पर खेलने के लिए गए थे। वहां पर जाने के बाद ये जो इजराइल के अंदर रहने वाले फिलिस्तीनियों का जो आतंकवादी संगठन है, मुस्लिम कट्टरपंथियों का संगठन है, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने म्यूनिक के अंदर जाकर इजराइल के जो 11 खिलाड़ी थे जो ओलंपिक खेलने आए थे, उनको गोलियों से भून डाला। क्या बहुत भयंकर खबर थी वो इजराइल के लिए। लेकिन आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, पेशेंस एक बहुत बड़ी चीज होती है। और कई बार मैं कई उपन्यास पढ़ता हूँ, उसमें गॉडफादर एक उपन्यास है जो मैंने कई बार पढ़ा हुआ है, और उसके अंदर एक सेंटेंस है जो वास्तविक में बहुत अच्छा हमने ध्यान में रखना चाहिए। बदला जो है ना, ये ठंडा करके खाने की डिश है। गरम दिमाग से कभी बदला नहीं लिया जा सकता, इमोशंस में आकर कभी रिवेंज नहीं लिया जा सकता। और इसलिए बहुत दिमाग ठंडा रखकर इजराइल ने प्लानिंग किया। सबसे पहले जिन आतंकवादियों ने इन 11 खिलाड़ियों की हत्या की थी, उनके सबके नाम निकाले अपनी खुफिया एजेंसियों द्वारा। जो इस कार्रवाई को अंजाम देने वाले कॉन्स्पायरर्स थे, षड्यंत्रकारी थे, उनके नाम निकाले। और वो दुनिया में कहां कहां पर है सबको तलाशा, अपने खुफिया एजेंसीज, अपने स्पाई जो गुप्तचर है उनको भेजा, और अलग अलग रास्ते से उस व्यक्ति तक पहुंचे जो जिम्मेवार था इन 11 लोगों की हत्या का। और एक एक करके जो जिम्मेवार था उसको उन्होंने हत्या कर डाली। और उसमें एक विशेषता थी कि उसको मारने से पहले उसको एक फूलों का गुलदस्ता भेजते थे, और उस गुलदस्ते पर लिखा हुआ रहता था कि ये इसलिए भेजा है क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए हम भूलते नहीं हैं, हम भूलेंगे नहीं। इस तरह से लिखा हुआ रहता था और वो भेज देते थे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं ये रिवेंज, ये बदला उन्होंने कितने काल में लिया? 20 साल में इन्होंने ये बदला लिया, 20 इयर्स। इस पेशेंस की दाद देनी चाहिए कि जिन्होंने हमारे देश के 11 ओलंपिशियंस को मारा है, उनके साथ हम बदला लेंगे। लेकिन बदला लेंगे, ये कार्रवाई होगी, लेकिन ये कब होगी किसी को पता नहीं। सारे इजराइल के देश के नागरिकों का उनके सरकार के ऊपर विश्वास था कि हमें भरोसा है ये सरकार करेगी, ये सरकार रिवेंज लेगी, प्रतिशोध लेगी। और ये प्रतिशोध उन्होंने लिया। 20 साल तक ये प्रतिशोध लेते रहे, एक एक को चुन चुन कर मारते रहे। उसके लिए साम दाम दंड भेद। लगता है इजराइल के सभी प्रधानमंत्री और सारे स्ट्रेटेजिस्ट जो है चाणक्य जरूर पढ़ते होंगे। सब प्रकार के ट्रैप लगाकर, फंसाकर, अलग अलग ढंग से इन्होंने चुन चुन कर मारा है। और सौभाग्य है कि वहां पर देशद्रोही चैनल्स नहीं है, वहां पर उनके ही अंदर ऐसे बहुत अति उत्साही लोग नहीं है कि हमारे 11 लोगों को मारा, आप क्या कर रहे हो, दूसरे दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले। उस समय सोशल मीडिया खैर था नहीं, लेकिन उनको जाकर सवाल पूछने वाले लोग नहीं थे। भरोसा था नेतृत्व के ऊपर। ये घटना को आप लोगों ने विस्तार से पढ़ना चाहिए, मैं अभी विस्तार से नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन ये कहानियां बहुत ही इंस्पायरिंग है किस तरह से उन्होंने प्रतिशोध लिया है। देशभक्ति है, राष्ट्रवाद है, इनके अंदर वो जज्बा है कि हमारे साथ कोई खिलवाड़ करेगा, एक नागरिक के साथ भी अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। हम हमारे हर नागरिक के जान की कीमत जानते हैं, उस नागरिक के जान में हमारी जान बसती है। ये जो राष्ट्रवाद है, ये जो एकात्मता का भाव है, ये जो समाज के प्रति प्रेम है, ये एक यहूदी समाज का, जू समाज का एक बहुत बड़ा गुण है जिसकी हमने चर्चा करनी चाहिए, जिसको हमने समझना चाहिए, जिसके बारे में हमने पढ़ना चाहिए। इसके बाद में एक बहुत भयंकर घटना और एक घटी थी जिसके ऊपर मूवीज भी आई है। इन सब चीजों के ऊपर बहुत अच्छी फिल्में आई है, आप फिल्में भी देख सकते हैं, गूगल पर भी ये सारी चीजें पढ़ सुन सकते हैं, कुछ लोगों के भाषण है इसके ऊपर आप सुन सकते हैं। एक अल फतेह नाम की पीएलओ का जो आउटफिट था,
इन्होंने एक इजराइल का, एक्चुअली वो एयर फ्रांस का प्लेन था जो हाईजैक किया, जिसके अंदर 70 से 80 यहूदी ओरिजिनल जो इजराइल के नागरिक थे वो बैठे हुए थे, बाकी देशों के भी उसमें नागरिक थे। पहले उन्होंने उसको जाकर युगांडा के एंताबे एयरपोर्ट पर उसको उतार दिया। वहां पर इदी अमीन की सरकार थी। ये पूरी दुनिया के मुस्लिम जो ब्रदरहुड बोल सकते हैं या मुसलमान सारे जितने देश थे, वो अपने आप को सभी मुसलमानों का एक बहुत बड़ा सम्राट समझता था और तारणहार समझता था, या सभी का एक मसीहा करके उभरना चाहता था। उसने इनको शरण दी, आतंकवादियों को शरण दी, सब प्रकार की मदद की, और उसके बदले में अगर आपको एयर होस्टेज जो ट्रैवलर्स है जिनको इन्होंने बंदी बना के रखा है, उनको आपको छुड़ाना है, तो कुछ 40-45 आतंकवादियों को छोड़ने की मांग रखी। इसमें से कुछ एक आतंकवादी, लगभग 30 एक आतंकवादी इजराइल में ही जेल में थे। 15 आतंकवादी दुनिया के अलग अलग देशों में जेलों में बंद थे। लेकिन ये मुस्लिम कट्टरपंथी जो आतंकवादी संगठन है जिसने प्लेन हाईजैक किया था, उन्होंने ये कंडीशन रखी कि आप उनको भी छुड़ाओ जो आपके देश में है, और जिन जिन देशों में उनको बंदी करके रखा है उन देशों के ऊपर आप प्रेशर डालो, उनसे बात करो, वहां से छुड़ाकर इधर लाओ, तभी हम आपके लोगों को छोड़ेंगे। कोई इमेजिन नहीं कर सकता है किस प्रकार की सिक्योरिटी उस विमान को इदी अमीन और उनकी सेना ने प्रोवाइड की थी। बाजू के ही एक टर्मिनस बिल्डिंग में ये सारे जो होस्टेजेस थे उनको जाकर रख दिया था, और उसके बाद में वहां पर मांग करने के बाद सारे एयरपोर्ट को घेर के रखा था, सेना ने घेर के रखा था, कुछ हवाई जहाज तैयार थे, सब कुछ तैयार था कि कोई भी कार्रवाई होती है इजराइल की तरफ से तो उसको तहस नहस करके रख देंगे। अब इमेजिन नहीं कर सकते साथियों, जिस तरह से इजराइल ने प्लानिंग किया है और जिस तरह से इजराइल ने अपने हवाई जहाज भेजे हैं, कुछ कुछ हवाई जहाज तो 10 माला बिल्डिंग की जो ऊंचाई है, उस ऊंचाई के जो उनकी साइज है, इतने बड़े हवाई जहाज थे, जिसके अंदर हॉस्पिटल का हॉस्पिटल था। इदी अमीन जिस प्रकार की मर्सिडीज कार में घुमा करता था, बिल्कुल उसी कलर की एक मर्सिडीज कार भी अंदर डालकर वो लेकर गए थे। इदी अमीन के चेहरे जैसे दिखने वाले एक महिला को वहां पर ड्राइविंग सीट पर या उसके बाजू में बिठाकर उसको इदी अमीन का मेकअप देकर बिठा के रेडी रख दिया था कि अगर जरूरत पड़े तो वो विमान लैंड होने के बाद वो मर्सिडीज निकलेगी और वहां के सारे युगांडा की जो सेना है उन सेना को लगेगा अरे तो इदी अमीन की गाड़ी है, उसमें तो वो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो उनके ऊपर हमला नहीं करेगा। गजब है, क्या प्लानिंग है। प्लानिंग तो बहुत बड़ा है साथियों, उसके ऊपर 1.5 घंटा बोला जा सकता है, लेकिन मैं इतना ही आपको बताऊंगा कि शत्रु के गर्त में घुसकर सारी पाबंदियां, सारे प्रकार की जितनी भी वहां पर सुरक्षा की उन्होंने उनकी तरफ से उनकी सुरक्षा के लिए जितनी भी रचना लगाई थी, ये इस ऑपरेशन को इजराइल ने नाम दिया था ऑपरेशन थंडरबोल्ट। और उसमें योनाथन नेतन्याहू, मतलब अभी के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू के सगे भाई, उस ऑपरेशन को लीड करने के लिए गए थे और उसमें उन्होंने बलिदान दिया। और वहां पर जाकर ऑपरेशन थंडरबोल्ट को सक्सेसफुल करके सारे के सारे होस्टेजेस को विमान में बिठाकर सही सलामत वापस आ गए। उसमें से 1 या 2 होस्टेजेस सिर्फ मर गए। इसका कारण था कि उन सभी होस्टेजेस को जहां बिठाया था, वहां जब इजराइल की सेना पहुंच गई, उन्होंने उनकी हिब्रू भाषा में बताया कि आप सब लोग सो जाओ, झुक जाओ। तब वहां पर जो आतंकवादी उनको गार्ड कर रहे थे, उनको भाषा समझ में नहीं है, इजराइल के लोगों को वो समझ में आ गया, इसलिए वो सारे झुक गए। इन्होंने फायरिंग किया, उसमें एक नौजवान लड़का था जो वहां पर वो फायरिंग नहीं किया, वो उठकर खड़ा रहा तो उसको गोली लगी, उसको बचाने के लिए पिता गया तो पिता को भी गोली लगी, लड़का वहां पर गुजर गया। इसे 1-2 घटनाएं छोड़ दी तो बाकी सारे होस्टेजेस को सही सलामत इजराइल अपने घर में लेकर आता है। और एक तीसरी घटना जो आपको मालूम होनी चाहिए कि किस तरह से इजराइल अपने दुश्मनों को टैकल करता है। ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं साथियों, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 ही घटनाएं अब तक बताया हूं किस तरह से उन्होंने
अपने ओलंपिक के खिलाड़ियों के हत्यारों का बदला 20 साल तक लेते रहे और अंतिम बदला लेने के बाद ही दम लिया। दूसरा, उनके हवाई जहाज में बैठे हुए, उनका हवाई जहाज नहीं था, हवाई जहाज में जो उनको लोगों को बंदी बनाकर हाईजैक हुआ था, उनको कैसे शत्रु की गर्त से छुड़ाकर लेकर आए, और छुड़ाकर लेकर आने के बाद एयरबेस में जितने युगांडा के प्लेन थे सबको उड़ाकर वापस आ गए थे। ये घटना तो मैंने आपको बताई। उसी तरह से 1981 में 1981 में सद्दाम हुसैन जी ने वहां पर एक अपना एटॉमिक पावर प्लांट बनाया। देखिए, जितने भी लोग पावर प्लांट बनाते हैं वो बताते हैं कि ये तो हम शांति के लिए, ऊर्जा के लिए बना रहे हैं, लेकिन जो एटॉमिक एनर्जी के ज्ञाता ध्याता है उन सबको पता है कि जो एटॉमिक एनर्जी का कोई भी प्लांट जिस तरह से ऊर्जा निर्माण कर सकता है उस तरह से अण्वस्त्र भी तुरंत बना सकता है। उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है वहाँ से एटॉमिक वेपन्स जनरेट करने में। तो सद्दाम हुसैन के ये जो वहाँ पर बनाया हुआ जो एटॉमिक प्लांट था उसको चालू होने से पहले मेचिम बिगिन, ये इजराइल के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सभी मंत्रिमंडल को साथ में बिठाकर उन्होंने बात की और उन्होंने तय किया कि ये हमारे लिए निहायत खतरे की चीज़ है, निहायत खतरे की चीज़ है। हमारे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इराक हमारे पास में ही है और वहाँ पर इस प्रकार का प्लांट बनना ये बहुत ही खतरे की बात है। एटॉमिक वेपन्स यहाँ पर होंगे और इसलिए हमें उसको जाकर उड़ा देना चाहिए। बहुत ही रोमांचकारी चीज़ है, वो सारी घटना बहुत ही रोमांचकारी है। मैं उसमें समय नहीं लगाऊंगा, मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि मेचिम बिगिन के बताने पर वहाँ से कुछ हवाई जहाज चले गए, फाइटर प्लेन्स चले गए, बहुत सुंदर रणनीति बनाई गई किस तरह से वो हवाई जहाज जाएंगे और जाते समय वो रडार में कहीं पकड़े भी नहीं जाएंगे और जाकर काम को अंजाम देकर वापस आएंगे। सद्दाम हुसैन ने जिस दिन उसको चालू किया था, करने वाला था, उसके एक दिन पहले जाकर इन्होंने अपने काम को अंजाम दिया। इनके हवाई जहाज गए और सारा एटॉमिक एनर्जी का प्लांट डिस्ट्रॉय करके वापस आ गए। चालू होने के बाद, स्टार्ट होने के बाद अगर वो उड़ाते तो वहां पर लाखों लोगों की जान जाती, शायद वहां पर उड़ाने के लिए जो गए थे वो भी उसमें खत्म हो जाते। लेकिन उन्होंने वो लाखों लोगों की जान करके ये जो एक एटम बॉम्ब जिस तरह से हिरोशिमा नागासाकी पर डाला गया था वैसे इन्होंने नहीं किया। इस प्रकार की कोई भी एटॉमिक वेपन की उपयोग के बाद होने वाली हानि टालने के लिए उन्होंने वहां पर जाकर चालू होने से पहले एटॉमिक प्लांट को डिस्ट्रॉय करके वापस आ गए। हालांकि उस समय पूरी दुनिया में बिगिन जी के क्रिटिसिज्म हुआ, सभी दुनिया ने कहा कि आपने ये गलत किया है, लेकिन इजराइल का प्रधानमंत्री कहता है आई डोंट बॉदर, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मेरे देश की सुरक्षा के सामने दुनिया भी आड़ी आ जाती है तो मैं उसकी चिंता करने वाला नहीं, मेरे लिए मेरे देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। साथियों, ये बहुत लंबी कहानियां हैं, हमें थोड़ी ये भी जानकारी होनी चाहिए कि भारत और इजराइल के संबंध कैसे थे। देखिए, सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इजराइल के अस्तित्व को नाकार दिया, उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद में जब जब कांग्रेस की सरकार रही तब हमेशा कांग्रेस की सरकार पैलेस्टाइन को समर्थन करती रही और इजराइल को नकारती रही। ये बात अलग है कि पैलेस्टाइन एकमात्र ऐसा मुस्लिम देश था जो भारत को कश्मीर की समस्या के बारे में सपोर्ट करता था, लेकिन इजराइल भी सपोर्ट करता था। इजराइल ने कभी कश्मीर के खिलाफ हमारे कभी बयान नहीं दिया है। कश्मीर भारत का अंग है, इसको हमेशा इजराइल पहले से कहता आया है, लेकिन भारत ने कांग्रेस के रहते हुए कभी भी इजराइल के साथ अच्छा संबंध होने नहीं दिया। हालांकि उनका उपयोग जब जरूरत पड़ी तब किया था। जब चाइना ने भारत के ऊपर हमला किया था तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के विरोधक थे, जिन्होंने उसको अनुमति नहीं दी थी, अनुज्ञा नहीं दी थी, भारत की तरफ से उसको हाँ नहीं कहा था, ये देश है, उसके एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठाए थे, उसी देश से मदद मांगी चाइना से लड़ने के लिए। और उस समय अनेक प्रकार के युद्ध के अस्त्र और शस्त्र भेजने का काम इजराइल ने किया था चीन के खिलाफ लड़ने के लिए।
पंडित नेहरू के बताने पर इजराइल ने हमें समर्थन दिया था। पहली बार जब गांधी परिवार से बाहर निकलकर एक प्रधानमंत्री कांग्रेस के शासन में बना, आंध्र प्रदेश मूल के पीवी नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री बने, तब लालकृष्ण आडवाणी जी ने उनको कहा था कि अब हम क्यों ना इजराइल के साथ बहुत अच्छी दोस्ती करें और एक अच्छा संबंध इस देश के साथ निर्माण करें। तब शुरू में नरसिम्हा राव जी ने यह बताया, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने यह बताया कि मैं तैयार हूं, मैं दिल से तैयार हूं, मैं चाहता हूं इजराइल के साथ दोस्ती हमने करनी चाहिए, लेकिन मेरी पार्टी का विरोध है। देखिए, कांग्रेस पार्टी पैलेस्टाइन की समस्या को पैलेस्टाइन की समस्या के नाते नहीं देखती है, इजराइल के जू लोगों को जू लोगों की समस्या के नाते नहीं देखती है। सारी दुनिया के मुसलमान उनका विरोध करते हैं, उनके जान पर तुले हुए हैं, उसको खत्म करने के लिए स्वप्न देखते हैं। वो हमारी भारत के अंदर वोट बैंक है और उस वोट बैंक के ऊपर नजर रखते उन्होंने कभी भी इजराइल का समर्थन नहीं किया। लेकिन नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री रहते समय पहली बार थोड़ा सा संबंध इजराइल के साथ होना शुरू हो गया। 1992 में एक एम्बेसी इजराइल की हमारे देश के अंदर खुली। साथियों, हमारे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। हम लोगों को पता होना चाहिए कि भारत के स्वाधीनता के 70 साल बाद पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो इजराइल गए हैं। 2017 में प्रधानमंत्री बनने के 3 साल बाद नरेंद्र मोदी जी इजराइल गए। इजराइल के साथ कई प्रकार के समझौते किए। इजराइल के विकास में भारत क्या दे सकता है, भारत के विकास में, टेक्नोलॉजी में, ज्ञान में, युद्ध के हथियारों के अंदर कितने प्रकार का समर्थन इजराइल कर सकता है, उन सभी प्रकार के बातों का करार करके, एग्रीमेंट्स करके, साइन करके भारत के हित में प्रधानमंत्री जी इजराइल से मिलकर आए। और गौरतलब बात आपने ध्यान में रखनी चाहिए, पैलेस्टाइन के साथ कभी भी हमने हमारे संबंध नहीं बिगाड़े। देखिए, जब हमारा दिल साफ होता है ना, हमारे अंदर कोई अपीजमेंट वाली बात नहीं रहती है, देशभक्ति हमारे अंदर कूट कूट के भरी रहती है, उस समय हमारे मित्र को भी अगर तुम गलत कर रहे हो तो हम तुम्हारा समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सारी चीजों में हम तुम्हारा समर्थन करेंगे। ये रवैया गए लगभग 7 वर्षों में, क्योंकि 2 ही दिन में परसों 7 वर्ष पूरे होने वाले हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने को, तो गए 7 वर्षों में मोदी सरकार का यह रवैया रहा है कि कई बार विश्व के मंच के ऊपर भारत ने इजराइल को विरोध भी किया है, लेकिन उस विरोध को इजराइल ने बुरा नहीं माना, क्योंकि इजराइल समझता है कि भारत जहां आवश्यक है वहां हमारे साथ है और हमारे साथ अच्छे संबंध, वो तो हमेशा ही भारत के साथ अच्छा संबंध बनाए रखना चाहता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी एक देशभक्त प्रधानमंत्री हैं और शांति प्रिय और विकासोन्मुख प्रधानमंत्री हैं। इसको जानते हुए इजराइल का कई जगह पर हमने विरोध करने के बावजूद इजराइल के साथ हमारे रिलेशंस कभी भी खराब नहीं हुए। बहुत बड़ी बात है, जो मुंबई का जो बॉम्ब हमला हुआ था, उस बॉम्ब हमले 26/11 का जो हमला हुआ था, उस 26/11 के हमले में एक जो छोटा बच्चा जो बच गया था, जिसको मोशे, जिसको इजराइल भेज दिया था, प्रधानमंत्री जी जब वहां गए थे तब वो मोशे को मिलने के लिए गए, और जैसे वो 10-11 साल का हो गया होगा उस समय, तो जैसे उनको वहां जाकर वो मिले, इतना सारे इजराइल के अंदर एक माहौल बन गया, एक आत्मीयता का माहौल भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में बना। और जब नेतन्याहू जी जब भारत आए तब उनके 6 दिन की भारत यात्रा में वो मोशे को भी साथ में लेकर आए थे। और मोशे को लेकर आते समय, और ये भी बात आपको मालूम होनी चाहिए, while his tour was going on, there was some point where India opposed Israel। विश्व के रंगमंच पर भारत ने इजराइल के किसी एक मुद्दे को विरोध किया था जिस समय नेतन्याहू जी हिंदुस्तान के अंदर थे। ये हमारे देश के विदेश नीति और कूटनीति की विजय है कि हम ऐसा करते हैं, देश के हित में करते हैं और हम किसी के साथ संबंध नहीं बिगाड़ते हैं। साथियों, ये इजराइल में जो एक स्थान है जेरूसलेम,
इस जेरूसलेम के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये सारा जो झगड़ा चल रहा है ना वहां पर, ये इसलिए चल रहा है कि 3 पूजा पद्धतियों के लिए ये ईस्ट जेरूसलेम में जो एक पवित्र स्थान है, वो पवित्र स्थान ये सारे 3 इन बहुत बड़े पूजा पद्धतियों के लोगों के जो सेमेटिक पूजा पद्धतियां है उनके लिए ये अत्यंत महत्व रखने वाली चीज है। मक्का मदीना के बाद में मुसलमानों के लिए अगर तीसरी कोई पवित्र मस्जिद है तो वो इसी स्थान पर है जो अल अक्सा नाम से उसको वो जानते हैं। यहूदियों की जो वेस्टर्न वॉल है, जो पवित्र मंदिर एक जमाने में बनाया था, उसकी जो एक दीवार बची हुई है, वो पवित्र दीवार जो है वो उनके लिए बहुत अहम रखती है और वो हमेशा चाहते हैं कि ये दीवार उनके पास रहे, ये जेरूसलेम उनके पास रहे। और ईसाई लोग इस बात को मानते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया था और जीसस क्राइस्ट ने गरीब लोगों के लिए, जो उपेक्षित लोग हैं, जिनके ऊपर अन्याय हुआ है, ऐसे लोगों के लिए जो अपना बलिदान दिया था, खून बहाया था, वो चर्च ऑफ द होली स्प्लेयर नाम से उसको जानते हैं, वो जगह भी उधर ही है। इसलिए ये तीनों मुसलमान, क्रिश्चियन और यहूदी जेरूसलेम को अपने पास, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं और ये संघर्ष इतने जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। अब हमको थोड़ा इसके बारे में देखना पड़ेगा कि आज ये सारा विषय बताने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया और लगभग 1 घंटे का समय मैंने आप लोगों का लिया ये बताने के लिए कि ये समस्या क्या है। मेरा विश्वास है कि मैं ये समस्या पूरी तरह से आपको नहीं बता पाया हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये गागर में सागर नहीं, कटोरी में सागर रखने वाली बात है। लेकिन आज अगर मुझे सावरकर अध्ययन केंद्र कहता है कि आज इस विषय को आप मुझे बताइए कि राष्ट्रवाद जो है, जो यहूदियों का राष्ट्रवाद है, उस राष्ट्रवाद को अभी जो संघर्ष हुआ या जो 2000 साल से संघर्ष चल रहा है और अभी वहां पर जो बैठा हुआ इजराइल है, उसके राष्ट्रवाद को अभी के कंटेक्स्ट में हिंदुस्तान को बताने की आवश्यकता क्यों है और स्वतंत्र वीर सावरकर जी का कहां संबंध है। तो मुझे ऐसे लगता है और कुछ थोड़ा समय 10-1 मिनट का मैं आपका लूंगा इन विषयों को बताने के लिए। साथियों, आज भारत की परिस्थिति क्या है? आप अगर देश देखेंगे तो भारत की परिस्थिति, एक तो कोविड के कारण पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा डर का माहौल बना हुआ है। सब लोग लॉकडाउन में अंदर बैठे हुए हैं। एक ऐसा भयंकर वायरस अपने देश में आया है कि जिसकी पहली वेव हुई, उसके बाद में दूसरी वेव आई है। दूसरी वेव तो इतने बड़े पैमाने पर फैल गई कि सभी जगह पर जाकर जो है लोगों को सब प्रकार की सुविधाएं मिलना बहुत मुश्किल हो गया। कई लोगों की जानें गई। केंद्र सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगाकर सारी दुनिया के साथ जो गए 6-7 वर्षों में मोदी जी ने रिश्ते बनाए थे, उन सारे रिश्तों को पूरा उपयोग में लाकर एक चित्र हम सब लोगों ने देखा कि चाहे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेजने की बात हो, चाहे वेंटिलेटर्स भेजने की बात हो, या रेमडेसिविर भेजने की बात हो, या किसी भी प्रकार की दवाइयां हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो, मास्क हो, सैनिटाइजर्स हो, जिस जिस देश के पास जो जो संभव था सभी देशों ने हमारे लिए भेजा। लेकिन ये कोविड की भयंकर परिस्थिति इस देश की है। ये परिस्थिति हो सकता है और 6 महीने रहे, कुछ और समय रहे, जब तक सभी का टीकाकरण नहीं होगा। और टीकाकरण होने के बाद भी दवाई भी और कड़ाई भी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, उन कड़ाइयों का पालन करते हुए धीरे धीरे सारा खुल जाएगा। लेकिन ये तो पक्का है कि कोविड आजीवन रहने वाला नहीं है। लेकिन सालों से हमारे देश को अगर किसी चीज का एक खतरा है तो ये इस्लामिक आतंकवाद का खतरा है, जो पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया है और न जाने और कौन कौन भविष्य में स्पॉन्सर करेगा और हमारे देश के ऊपर खतरा मंडराता रहेगा। हमारे देश के अंदर करोड़ों मुसलमान रहते हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसे कुछ लोग हैं जो इनका समर्थन करते हैं, इनको रहने की जगह देते हैं। इनके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे कट्टरपंथी है जो इस देश के अंदर, आप तो जानते हैं कि पहली वेव में सुपर स्प्रेडर का काम अगर कुछ किसी ने किया होगा तो तबलीगी जमात ने किया था, कि जब सारा लॉकडाउन में सब लोग बैठे थे, ये अंदर में अपने आप को कोविड ले रहे थे और इस कोविड को बांटने के लिए पूरे देश भर में फैल गए थे और इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर उस समय कोविड फैलाने का काम किया था। मुझे याद है हमारे आंध्र प्रदेश में कर्नूल में अगर सबसे ज्यादा कोविड कहीं फैला है
और आंध्र प्रदेश में और 2-3 जगह पर अगर कोविड पहली वेव में बहुत बड़े पैमाने पर फैला तो उसका सबसे एकमात्र कारण ये तबलीगी जो लोग वहां गए थे, हजरत निजामुद्दीन में जो छुपे हुए वहां पर आए थे, उनके कारण फैला था। लेकिन इस प्रकार के कई कारणों से आज आप देख सकते हैं कि सारी दुनिया के जो भारत के शत्रुता निभाने वाले कट्टरपंथी मुसलमान है, वो भारत के इन कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों का फायदा उठाकर हमारे जान को खतरा बन रहे हैं। और जहां जहां पर ऐसे बहुत बड़े इलाके बन जाते हैं, वो धीरे धीरे देश के खिलाफ होना चालू होता है। पश्चिम बंगाल आज टाइम बॉम्ब पर बैठा हुआ है। मैं आज आपको बताता हूं, पश्चिम बंगाल टाइम बॉम्ब पर बैठा हुआ है। जिस प्रकार से वहां पर मुस्लिम कट्टरता ने अपना फन निकाला हुआ है और जिस प्रकार से वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनको समर्थन करती है, अंधा समर्थन करती है, वो आगे जाकर बहुत ही बड़ा खतरा बनेगा। वहां के हिंदू समाज के लिए खतरा बनेगा, वहां के भारत के संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगा। लेकिन मुझे मेरे प्रधानमंत्री, मेरे केंद्रीय गृह मंत्री और इस देश की सेना, इस देश की पुलिस, इस देश की सिस्टम पर पूरा भरोसा है कि इस प्रकार की कोई भी दुर्घटना हम हमारे देश के अंदर नहीं होने देंगे। लेकिन खतरा है, इसको हमने याद रखना चाहिए। इनका भी कुछ इलाज है ना। ये कोई सामान्य मुसलमान की बात तो नहीं है। आज आप कश्मीर देख लीजिए, जम्मू कश्मीर के अंदर 370 हटने के बाद वो गिने चुने परिवारों के पास जो कश्मीर की घाटी उन्होंने पकड़ के रखी थी, करोड़ों रुपयों के भ्रष्टाचार किए थे, अपने घर भर दिए थे। और सामान्य मुसलमान जो है कश्मीर का, वो सभी प्रकार के नए नए कानून जो आ रहे थे, नई नई योजनाएं जो आ रही थी, मोदी सरकार के समय आ रहे थे, वहां के बाकी लोग भी, सब प्रकार के लोग, दे वर डिप्राइव्ड ऑफ ऑल स्कीम्स। सभी भारत सरकार के जो निर्णय थे, वो निर्णय से जम्मू कश्मीर वंचित रहता था 370 के कारण। 370 कलम खत्म होने के बाद भारत के अंदर कश्मीर का एक सामान्य अन्य राज्यों की तरह पूरी तरह से एक राज्य बनने के बाद ऐसे कहा जाता था कि बहुत भयंकर दंगे हो गए, ये होगा वो होगा। लेकिन देखिए किस तरह से वहां के मुसलमान युवा सेना में भर्ती हो रहे हैं, किस तरह से वो वहां के लोग खुश हैं। आज जिस जमीन का दाम 5 लाख में भी कोई खरीदता नहीं था, वो 25 लाख में बिकना शुरू हो गया है, क्योंकि वहां पर सारे निर्बंध हट गए जो कुछ परिवारों ने अपने हाथ में पकड़ के रखे थे। इसलिए मैं फिर बताता हूं कि जब हम लोग बात करते हैं तब हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। मोदी जी कोई भी स्कीम लेकर आते हैं तो किसी एक समाज के लिए लेकर नहीं आते हैं। बिजली पहुंचती है वो हिंदू मुसलमान नहीं देखती, सड़क पहुंचती है वो हिंदू मुसलमान नहीं देखती। किसी भी प्रकार का भेद किए बगैर केंद्र सरकार पूरे भारतवर्ष के लिए अपना काम कर रहा है। लेकिन जो खतरा है वो है, और खतरे से आगाह हमने रहना चाहिए। मेरा सवाल है, क्यों इस देश में मतांतरण हो, क्यों रिलीजियस कन्वर्जन? अगर हम जिसको सेक्युलर शब्द को तो हमने नहीं लाया, वो तो इंदिरा गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया था इमरजेंसी के बाद में, और वो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर एक छद्म धर्मनिरपेक्षता इस देश में होने लगी। मेरा सवाल है कि आप अपने भगवान की पूजा करें, हम अपने भगवान की पूजा करेंगे, हम एक दूसरे के भगवानों को जो है वो समर्थन करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, समस्या कहां है? लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं हमारा भगवान ही भगवान है और आपका भगवान शैतान है, और हम आपके भगवान को मानेंगे ही नहीं, हम उसको शैतान कहेंगे, हम उसकी मूर्तियां तोड़ेंगे, हम उसके मंदिर तोड़ेंगे, हम उसका एग्जिस्टेंस खत्म कर देंगे, और आपको आपकी पूजा पद्धति से हम हमारी पूजा पद्धति में लेकर आएंगे, दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। ये देश ऑल्सो का देश है, ये देश ओनली का देश नहीं है, ये किसी एक सिर्फ हम वाला देश नहीं, हम सब वाला देश है। और इसलिए इस देश में मतांतरण को कोई स्थान नहीं है। मैं आंध्र प्रदेश का सह प्रभारी हूं, गए 2-2.5 साल में मैंने कई दिन अपने आंध्र प्रदेश में बिताए हैं। मैं देख रहा हूं किस तरह से वहां का मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जो है वो राज्य सरकार के माध्यम से ईसाइयत बढ़ाने का काम कर रहा है, क्रिश्चियनिटी बढ़ाने का काम कर रहा है। गए 6 से 8 महीने पहले आपने देखा होगा कई मंदिर टूटे, कई पवित्र स्थान खत्म कर दिए गए, कई पवित्र रथ जो 70 साल से रथ यात्रा के रथ थे वो जलाए गए। लेकिन आज तक
ये कुकर्म करने वाले पकड़ नहीं सके। जगनमोहन रेड्डी जी, आप सुनिए मेरी बात को, हम छोड़ेंगे नहीं आपको, आपको इन सब गिल्टियों को पकड़ना पड़ेगा। आप अगर धर्मांतरण के लिए आप अगर पादरियों को हर महीना सरकारी कोष से पैसा देंगे तो ये चलने वाला नहीं है। सरकारी कोष से आप टेंडर निकालते हैं चर्च बनाने का। कोविड काल में चर्च की दीवारें बनाने के लिए राज्य सरकार 4-4 करोड़ के टेंडर देती है। और मैंने कुछ ही दिन पहले, क्या वो समय खत्म हो गया क्या उसका? तो साथियों, इसी साथ आप देखेंगे कि किस तरह से नक्सली छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, फिर अपना फन निकाल रहे हैं। वो तो वहां पर हत्याएं तो कर ही रहे सुरक्षा बलों की। शोषण के नाम पर खड़ा हुआ है नक्सलिज्म, किस तरह से वही के जनजातियों का, आदिवासियों का शोषण कर रहा है, ये भी आप सब लोग जानते हैं। इसके साथ साथ अर्बन नक्सली भी है कि है तो नक्सली, शहरों में रहते हैं। दिखने के लिए कोई बहुत सॉफ्ट प्राध्यापक दिखाई देगा, दिखने के लिए कोई पत्रकार दिखाई देगा, दिखने के लिए कोई शिक्षक दिखाई देगा, दिखने के लिए कोई एक व्यवसायी दिखाई देगा, एक टीवी के ऊपर पंडित के नाते आकर बैठेगा, लेकिन वो एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा होता है। ये देश को तोड़ने वाले, ये देश के हित में लिए जाने वाले, हर निर्णय के खिलाफ अपना मोर्चा खोलने वाले, हर अच्छे निर्णय के खिलाफ सड़क पर उतरकर मोमबत्तियां हाथ में लेने वाले, ये अर्बन नक्सलियों की जो जमात है, ये इस देश में अलग अलग विद्यापीठों में कुछ युवाओं का ये जो माथा घुमाने का काम करने वाले, ये भी हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ा खतरा है। ये जिस साम्यवादी विचारधारा से आए हैं, इस कम्युनिस्ट पार्टी के भी आप अगर कारनामे देखेंगे, इनके सारे स्टेटमेंट्स देखेंगे, इनके सारे निर्णय देखेंगे, ये एक नंबर की देशद्रोही पार्टी है। ये पार्टी सोसाइटी की कंसेप्ट से इन्होंने वेस्ट बंगाल को तबाह कर दिया, इन्होंने त्रिपुरा को तबाह कर दिया। और किस तरह से केरल में, आज वहां पर केरला में जो सरकार बनी है, वो समाज के विरोधी कई निर्णय लेती है, समाज को खतरे में डालने के कई निर्णय लेती है, झूठ बोलने का काम करती है। इसको भी आप सोशल मीडिया में देखे होंगे। कई सारे हमारे देश के अंदर खतरे हैं, उन्हीं के साथ साथ भाषाओं का भेद है, कास्ट सिस्टम है, प्रांतों के भेद है, गरीबी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, समस्याएं इस देश में अनगिनत है। ऐसे परिस्थिति में मेरा आपको सवाल है कि हमें, साथियों, ये सब क्या कम है कि पाकिस्तान का खतरा है, चाइना का खतरा है, और इससे सबसे भयंकर अगर आजकल में कोई चीज अगर आप देख रहे होंगे तो ऐसी गंभीर परिस्थिति में विपक्ष की जो भूमिका है कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के हर निर्णय के खिलाफ आज ये चाहे राहुल गांधी हो या चाहे और बाकी सारे विपक्ष के लोग हो, कम्युनिस्ट हो, बाकी सारी सरकारें हो, में जिस प्रकार की एक अस्वस्थता बनी है, उसको काम डाउन करने के जगह उसको एग्रीवेट करने का जो पाप किया है, मुझे ऐसे लगता है कि देश उनको माफ करने वाला नहीं है। मोदी जी का विरोध करते करते वो कितने देश का विरोध करने लगे, देशद्रोही बन गए। इंटरनेशनल मीडिया में अभी जो टूल किट आया है ना, आपने देखा होगा, उस टूल किट उन्होंने निकाला था, अपने सारे कैडर को भेज दिया था, बताया था कि इन विषयों के ऊपर आप ट्वीट करो, और उसमें उन्होंने क्या कहा था कि आप इंटरनेशनल मीडिया को यहाँ से स्टफ प्रोवाइड करो। क्या प्रोवाइड करो? तो यहाँ पर जो लाशों के फोटो, कब्रिस्तानों के फोटो, शमशान भूमियों के फोटो जहाँ जल रहे हैं लोग, ये सारा जो है आप इसको वायरल करो और दिखाओ देश में कितना भयंकर वातावरण बना है, कितना बड़ा देशद्रोह है। ये जो अभी नया स्ट्रेन आया है सेकेंड वेव में, इसको WHO ने कहा है कि इसको इंडियन स्ट्रेन कहना गलत है, लेकिन फिर भी कैटेगोरिकली कहा जाता है कांग्रेस की तरफ से उनके कार्यकर्ताओं को कि इसको इंडियन स्ट्रेन बोलो, इसको मोदी स्ट्रेन बोलो। कितने घटिया मेंटालिटी के लोग, कितने घटिया, कितने देशद्रोही। सत्ता की लालसा जिनको कुछ भी करवा सकती है, 7 साल से वो पावर में नहीं है, ऐसे झटपटा रहे हैं और झूठी बातों को फैलाने का, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का काम करना दूसरी बात है। वास्तविक में कोई गलती होती है तो उसको दिखाना, उसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसा झूठ फैलाते हैं, और ये झूठ
इस हद तक जाता है फैलाने में कि इस नए जो वायरस है इसको आप मोदी स्ट्रेन कहो, इसको इंडियन स्ट्रेन कहो, भारत को बदनाम करने की कोशिश। इतना ही नहीं तो पीएम केयर्स फंड ने पैसे दिए, सभी राज्य सरकारों को पैसे दिए, इसमें से वेंटिलेटर्स खरीद कर दिए। ये वेंटिलेटर्स का उपयोग करने के बजाय इन लोगों ने वो वेंटिलेटर्स को ऐसे ही फेंक के रख दिया ताकि पीएम केयर फंड के माध्यम से आए हुए किसी चीज के लोगों का इलाज नहीं होना चाहिए। मोदी के वेंटिलेटर्स है, अरे वो वेंटिलेटर्स मरीजों के लिए है, उसको ऑपरेट करके आप हजारों लोगों की जान बचा सकते हैं, लेकिन नहीं, वो मोदी ने दिए हुए हैं। इसलिए महाराष्ट्र से लेकर हर कांग्रेस शासित प्रदेश या उनका अलायंस गठबंधन जहां जहां पर है, सब जगह पर ये वेंटिलेटर्स को कचरे के डब्बे में डालकर रखने जैसी स्थिति किसी कमरे में बंद करके सड़ाने का जो एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आ रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स बनाएंगे, ऑक्सीजन के प्लांट्स बनाएंगे, 1 महीने के अंदर मैं सारे प्लांट्स बनाऊंगा, उद्धव ठाकरे ने कहा था। कहां है? 1 महीना हो गया, अभी तक बनाने की शुरुआत भी नहीं हुई है। यही वादा केजरीवाल ने किया था कि मैं ऑक्सीजन के प्लांट 1 महीने के अंदर, 24 अप्रैल को कहा था, 24 मई को चालू करूंगा। 1 महीना होकर गया, कहां है ऑक्सीजन प्लांट्स? शुरू भी नहीं हुए। तो हम ना खेले खेल बिगाड़े, इस प्रकार का विपक्ष का रवैया देखने को मिलता है। वैक्सीनेशन के बारे में झूठ, रेमडेसिविर के बारे में झूठ, ऑक्सीजन के बारे में झूठ, हर चीज के बारे में झूठ। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य का, इवन चाइना और पाकिस्तान के हाथ में खेलने का, या तो वो उनको मदद कर रहे हैं या उनको इनके माध्यम से खिला रहे। ये चित्र मेरे साथियों, ये देश का चित्र आज हमारे सामने है। लेकिन इसलिए आज जो आपने ये विषय रखा था कि इजराइल से हमें सीखने जैसा क्या है, तो मुझे ऐसे लगता है ये जो यहूदी समाज ने जो उनका एक नेशनल कैरेक्टर सारी दुनिया को दिखाया है, कोई मजाक की बात है। 2000 साल पहले जो भूमि छोड़कर चले गए, दुनिया भर में प्रताड़ित हुए, लेकिन अपनी भूमि को भूले नहीं, शक्ति संचय किया, ताकत ली, और उस ताकत का उपयोग जब सही समय आया अपनी मातृभूमि को पाने के लिए 2000 साल बाद झपट कर अपनी मातृभूमि में जाकर बैठे और ऐसे चिपक के रख दिया है उसको कि इतने बड़े बड़े हमले उनके ऊपर होने के बाद सभी हमलों में विजयी होते हैं और अपने देश की सुरक्षा के लिए 1/3 आबादी वहां पर लगभग सेना के अंदर रहती है। हर आबादी के व्यक्ति को कम से कम 2 या 3 वर्ष ये सेना में सर्विस देनी ही पड़ती है, और वो देने के बाद भी जब भी जरूरत पड़ती है तब सेना में आकर भर्ती होना पड़ता है। हमें भी तो सीखने जैसी बातें हैं। हमें सीखने के लिए साथियों, वैसे हमारे देश में ही इस प्रकार के विपरीत कालों में जिन्होंने अपना संघर्ष करके दिखाया, छत्रपति शिवाजी महाराज का उदाहरण हम सबके सामने है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जब जन्म हुआ तब ये जिस तरह से इजराइल की स्थिति है ना कि सब जगह से अरब राष्ट्रों ने घेरा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से शिवाजी महाराज का जब जन्म हुआ तब पूरे भारतवर्ष पर मुगल सल्तनत का राज था। मुगल थे, अलग अलग प्रकार के विदेश से आए हुए मुसलमान, अलग अलग स्थानों से आकर रहने वाले मुसलमानों का राज था। मुसलमान शहंशाह थे और कोई हिंदू राजा बन सकता है इसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। ऐसे समय में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इन चारों से पंगा लिया, साम दाम दंड भेद की लड़ाई की, जहां जहां जाना था वहां वहां पर गए, सब प्रकार की लड़ाई करके हर युद्ध में जीते। अगर कहीं थोड़ी सी पराभव का सामना करना पड़ा, एक्सेप्ट कर लिया, आगे बढ़े और वापस जाकर मात करके उसको खत्म किया। कितना इंस्पायरिंग, हम सब जानते हैं, आपण सगळे मराठी माणसं आहोत, आपल्याला माहिती आहे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं चरित्र मी आपल्याला सांगायची गरज नाही, पण ज्या पद्धतीने छत्रपती शिवाजी महाराजांनी संघर्ष केलेला आहे आणि हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केलेली आहे, बिलकुल आपण इस्रायलशी तुलना करू शकतो की कशा पद्धतीने सगळे विरोधात असताना सगळ्या विरोधकांच्या मध्यभागी आपलं साम्राज्य निर्माण करण्याचं काम शिवाजी महाराजांनी करून दाखवलं। आणि मग ते आग्र्याहून सुटका असेल त्यांची, कोणी औरंगजेबाने स्वप्नात देखील कल्पना नव्हती केलेली की त्या आग्र्यावरनं शिवाजी महाराज सही सलामत निसटून परत जातील आणि आपल्या राजधानीमध्ये येऊन पोहोचतील। शिवाजी महाराज ने करके दिखाया। हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, वास्तविक में हमें इंस्पिरेशन के लिए इजराइल की जरूरत नहीं है, लेकिन
स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी कहते हैं, जे जे उत्तम उदात्त उन्नत महन मधुर ते स्वतंत्र ते भगवती सर्वतव सहचारी होते। तो इसलिए जो जो गुण है वो सब गुण हम ले सकते हैं। तो इजराइल में उन्होंने जू समाज ने जो गुण दिखाए हैं वो हम क्यों नहीं ले सकते? उन्होंने पेशेंस दिखाया कि नहीं दिखाया? जब उनके ओलंपिक के खिलाड़ी जब पकड़े गए थे तब वो जो पेशेंस दिखाया, 20 साल तक वो इंतजार करते रहे, लेकिन प्रतिशोध लिया, हिम्मत दिखाई। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं इजराइल के बारे में साथियों। इजराइल में कभी भी संपूर्ण बहुमत की सरकारें नहीं बनी है। इजराइल में अलग अलग दलों ने चुनाव लड़े हैं, अलग अलग दल, बहुत बड़े पैमाने पर विपक्ष रहता है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स रहती है, अभी भी नेतन्याहू के पास बहुमत नहीं है। इस प्रकार से कई बार वहां पर विपक्ष के दलों को लेकर काम करना पड़ता है। विपक्ष के दल एक दूसरे के ऊपर हमले करते हैं, मौखिक हमले करते हैं, इल्जाम लगाते हैं, राजनीति करते हैं। लेकिन जब इजराइल का सवाल आता है तब सारा विपक्ष मिलकर रूलिंग सरकार के साथ, प्रधानमंत्री के साथ खड़ा रहता है कि अब कोई राजनीति नहीं। इजराइल के संप्रभुता के साथ कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो कोई राजनीति नहीं होगी। सिर्फ हमारा देश, यही हमारा आराध्य दैवत है और हम सब लोग एक आकर उनको खत्म करेंगे। बाद में हमारे देश के अंदर जो कुछ भी होगा हम अपनी राजनीति देखेंगे। कितना क्लियर कट कंसेप्ट है उनके देश के प्रति, कितनी दूरदर्शिता है, कितना लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। 1905 में प्लानिंग करते हैं कि हमें इजराइल बसाना है, जब होगा तब होगा, जमीनें अभी से खरीदना चालू करो, लोगों को बसाना चालू करो, वहां जाकर शस्त्रास्त्र पहुंचा दो। 35 साल करते रहे, अरबों की आंखें खुली। 35 साल के बाद 7 साल बाद इजराइल उनको मिला। 1905 को उन्होंने सोचा, 1948 को इजराइल बन गया। दूरदर्शिता है। क्यों हमारे अंदर दूरदर्शिता नहीं रह सकती? हर व्यक्ति के अंदर नेशनल कैरेक्टर है, हर व्यक्ति देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार है। क्या ये हम हिंदुस्तानियों को सीखने की आवश्यकता नहीं है? ये सारे कितना मेहनत करते हैं, राउंड द क्लॉक काम करते हैं अपने देश के लिए, अपने देश के विकास के लिए, अपने देश में वेल्थ क्रिएट करने के लिए। क्या हम लोग उनमें से ये गुण ले नहीं सकते हैं? नेटवर्किंग, पूरे दुनिया में फैले हुए जूस, जब कम्युनिकेशन नहीं था तब इनका सुंदर नेटवर्किंग था। आज भी नेटवर्किंग है, टेक्नोलॉजी में साउंड है, संशोधन करते हैं, आविष्कार करते हैं। क्या हमारे लिए सीखने जैसी चीज नहीं है? व्यावहारिक लोग हैं, क्या हम व्यावहारिक नहीं बन सकते? सही क्या है गलत क्या है इसका आकलन हमें नहीं हो सकता? हमारे अंदर ये सारे गुण हैं साथियों। मैं नहीं कहता हमारे अंदर गुण नहीं है, बस इन गुणों का जगाने का काम हमने करना चाहिए। साथियों, आज सावरकर जी की जयंती है। सच बताएं तो सावरकर जी, ये सारे गुण आपको सावरकर जी के चरित्र से मिल सकते हैं। उनका विजन इस देश के बारे में, उन्होंने इस देश की जो कल्पना की थी, उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में जो अपना योगदान दिया था, ये योगदान एक बहुत बड़ा योगदान था। और खास करके जो उन्होंने, जब उनको काला पानी की सजा हुई थी और उनको जब अंडमान भेजा गया था, सेल्युलर जेल में जब वो थे, तब ये जो मैं पेशेंस आपको बता रहा हूं, किसी व्यक्ति को 50 साल की जेल की सजा, 50 साल की जेल की सजा होती है। और जैसे गले के अंदर लिखा रहता है कि 50 साल की सजा हुई है, और वहां का जेलर जो है वो बेरी उनको पूछता है कि 50 साल सावरकर, 50 साल जिंदा रहोगे क्या? इतने साल तुम जियोगे क्या? तो सावरकर उसको एक क्षण में जवाब देते हैं कि मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूं इसको छोड़ दो, 50 साल ब्रिटिशों का भारत के ऊपर शासन रहेगा क्या, इसके बारे में तुम सोचो। मतलब जो 50 साल के लिए जेल में गया है उसने अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा है। कई बार मुझे हैरानगी होती है, सावरकर जी एक साहित्यिक थे, उन्होंने कादंबरियां लिखी, कथा संग्रह लिखे, नाट्य लिखे, कविताएं लिखी, सभी इंस्पायरिंग थे। उनको मालूम था कि इन माध्यमों से समाज को जगाया जा सकता है, और इसलिए उन्होंने ये सारे देशभक्ति से ओतप्रोत गीत, कविता वगैरह उन्होंने लिखी थी, आप सब जानते हैं। लेकिन इनमें से कई ग्रंथों का निर्माण, कई कविताओं का निर्माण ये कैद खाने के दीवारों के ऊपर उन्होंने किया है। जब लिखने के लिए कुछ नहीं था,
तब जो कील हाथ में मिली, जो पत्थर हाथ में मिला, जो कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट हाथ में मिला, उसको हाथ में लेकर दीवार के ऊपर उसको खरोच खरोच कर मन के अंदर आई हुई कविता को, भावना को लिखा। 1-2 दिन उसको कंठस्थ किया, जबानी याद किया। जब पूरा लिखा हुआ जबानी याद आ गया, उसको मिटा दिया। अगला पन्ना लिखा, उसको जबानी याद किया, उसको मिटा दिया। फिर तीसरा पन्ना लिखा। साथियों, आप इसके ऊपर विश्वास नहीं रख सकते, ये आप कल्पना नहीं कर सकते। सावरकर जी ने दीवार के ऊपर 10,000 पंक्तियां लिखकर उनको मुखस्त करके बाद में साहित्य का निर्माण किया। जब उसमें नहीं कर सकते थे तो कैदियों को बुला बुला कर उनको रटवाते थे। इनके दिमाग में जो कविता आती थी, किसी को रटवा, ये देखो ये कविता तुम ध्यान में रखो। अलग अलग हार्ड डिस्क में ये सारी कविताएं रख देते थे, किताबें रख देते थे, और बाद में वो लोग जब स्वतंत्र हो जाते थे, वहां जाकर जो याद किया हुआ उसको पब्लिश कर देते थे। मतलब क्रिया सिद्धि ही सत्वे भवती महतान्नोपकरणे का आदर्श उदाहरण ये स्वतंत्र वीर सावरकर जी थे। हिंदुत्व की व्याख्या जो है वो सावरकर जी ने की है। इस देश के लिए सबसे बड़ा अगर कोई योगदान स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने दिया होगा तो 2 चीजों के बारे में मैं बताना चाहूंगा। 1857 का स्वातंत्र समर, इसको रिवोल्ट करके अंग्रेज बताना चाहते थे ये कोई फ्रीडम फाइट नहीं है, ये कुछ लोगों ने, जो आतताई लोग हैं, उन्होंने किया हुआ एक विद्रोह है। तो ये विद्रोह नहीं है, इट वॉज फ्रीडम स्ट्रगल। उसको स्वातंत्र समर कहकर उसके ऊपर किताब लिखने का पहला काम अगर किसी ने किया होगा, उसको टर्म को कॉइन करने का, दिस इज फ्रीडम स्ट्रगल। 1857 वॉज ए फ्रीडम स्ट्रगल। ये नैरेटिव सेट करने का काम अगर किसी ने किया है तो स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने किया है। जब खिलाफत आंदोलन में सहभाग लेने जैसा पाप इस देश में हो रहा था कांग्रेस के माध्यम से, उसके खिलाफ खड़ा रहने के बाद हिंदुत्व क्यों आवश्यक है? वो कहते हैं कि इस सारे दुनिया में मानवता रहनी चाहिए, इस सारी दुनिया में मानव धर्म रहना चाहिए। सावरकर जी कहते हैं, लेकिन कहते हैं अगर सारी दुनिया में मानवता रहनी चाहिए, अगर सारी दुनिया में एक ही मानव धर्म रहना चाहिए, तो वो बोलने वाला, वो करने वाला कौन है? वो हिंदू है, और इसलिए हिंदू रहना चाहिए। हिंदू रहेगा तो दुनिया में मानवता रहेगी, हिंदू दुनिया में मानव धर्म रहेगा। हमारा अल्टीमेट वही गोल है। अयम निजा परो वेति धारणाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, हिंदुस्तान कहता है। और इसलिए सावरकर जी ने जो विशाल विश्व परिवार की एक कल्पना की है, उस विश्व परिवार को बचाना है तो हिंदू राष्ट्र होना आवश्यक है। इसके ऊपर वो बहुत कठोर थे। इजराइल का वो खुलकर समर्थन करते थे। 1948 में जब इजराइल बना, तब भारत में जब उसको विरोध किया, पंडित नेहरू ने जब विरोध किया इजराइल को, सावरकर जी ने कहा कि इजराइल को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देना चाहिए और इजराइल के साथ भारत के अच्छे रिश्ते होने चाहिए। ये सावरकर जी अंतिम क्षण तक कहते रहे। उन्होंने कहा कि उनका शत्रु और हमारा शत्रु एक समान है। मैं तो कहता हूं भारत की परिस्थिति भले, हाँ, उनको तो अपना देश छोड़कर अलग अलग जगह पर जाना पड़ा, हजारों साल जुल्म सहन करने पड़े, हिंदुस्तानियों को तो ये सब नहीं करना पड़ा है। हाँ, हमारी भूमि गई हुई है, हमारी गई हुई भूमि के अंदर कई लोगों को प्रताड़ित किया गया है। उन प्रताड़ित किए हुए लोगों को आने के बाद नागरिकता का एक बहुत बड़ा विषय था। ये सारी बातें सत्य है, लेकिन भारत में कोट्यवधि जो हमारा समाज है, आज जू लोगों की जैसी तो हमारी अवस्था नहीं है। हमारे सामने समस्याएं हैं, उनके सामने आज एक ही समस्या है, किस तरह से अरब देशों से अपने को निजात पाए और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़े। लेकिन हमारे सामने तो ऐसे कई बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। कुछ चैलेंजेस बाहर के देशों में है, कुछ चैलेंजेस हमारे देश के अंदर है, कुछ चैलेंजेस हमारे अंदर है। इन सब के साथ लड़ने के लिए वीर सावरकर जी का मार्गदर्शन, उनकी प्रखर देशभक्ति। मैं तो पूछता हूं आपको, भारत में जो जू लोग रहते थे उनको तो कोई कष्ट नहीं था, शांति से रह रहे थे, खुश थे, लेकिन उन्होंने अपना बना बनाया घर, बना बनाया बिजनेस, अपना बना बनाया साम्राज्य, जो कुछ भी था अपना, वो सब छोड़कर इजराइल चले गए। तब चले गए जब वहां पर कुछ नहीं था, नया देश बनने जा रहा था। तब चले गए जब सभी अरब 6 राष्ट्र उनके ऊपर हमले कर रहे थे, लड़ना पड़ने वाला था। यहां तो कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन ये उत्कट मातृभूमि के प्रति भक्ति कि वो मेरा देश है, वहां पर मुझे जाना है, इसी भक्ति को
हमारे अंदर लाने के लिए सावरकर जी ने बताया, उन्होंने अपने आदर्श से बताया और उन्होंने लड़ने के लिए बताया हमको। उन्होंने कहा शत्रुला मारता मारता मरेस्तव झुंजे, मैं मरूंगा लेकिन मैं ऐसे नहीं मरूंगा, दुश्मन को मारते मारते मैं अगर वीर गति को प्राप्त होता हूं तो मुझे कोई परवाह नहीं है। पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते, पततु एषः कायः नमस्ते नमस्ते। मैं कैसे भूल सकता हूं डॉक्टर हेडगेवार जी को, कि सावरकर जी ने तो रास्ता दिखाया कि इस प्रकार का रास्ता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मेरे पास अगर 100 सन्यासी होंगे, तेजस्वी प्रखर सन्यासी होंगे, तो मैं इस देश का चित्र बदल दूंगा। बड़े बड़े महापुरुषों ने कल्पनाएं की कि इस देश को कैसे बदला जा सकता है, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार जी ने एक रास्ता दिखाया, एक आइडिया दिखाई। आइडिया का जमाना है ना, मैं तो कहता हूं फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह ये सब आज की आइडिया है। दुनिया की सबसे बड़ी आइडिया, भारत की सबसे बड़ी आइडिया अगर कोई है, एक आइडिया जो दुनिया बदल दे, तो आइडिया डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1925 में संघ शाखा के माध्यम से दी हुई आइडिया है कि सारे भारतवर्ष के ही नहीं, सारे दुनिया के हिंदुओं को मैं एकत्रित करके रहूंगा। उस समय डॉक्टर हेडगेवार कहते हैं जब टेक्नोलॉजी नहीं है, जब कम्युनिकेशन के संसाधन नहीं है, जब देश पराधीन है, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, संसाधन नहीं है, तब डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं कि मैं सारे हिंदुओं को इकट्ठा करके रहूंगा। सभी हिंदू खत्म हो जाए, मैं अकेला हिंदू बचूं, फिर भी मैं कहता हूं, मैं केशव बलराम हेडगेवार कहता हूं कि यह देश हिंदुओं का देश है। 15 साल में संघ को देशव्यापी बनाकर वो चले गए, लेकिन उसके बाद में बढ़ते बढ़ते कारवा अब तो 100 साल कुछ साल में पूरे हो जाएंगे संघ के। लेकिन हम सब लोग उसी शाखा से निकले, देशभक्ति का पाठ पढ़कर देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार ऐसे लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में आज देश भर में फैले हुए हैं। हाँ, हम राजनीति में काम करते हैं, कोई अलग अलग समाजों में काम करते हैं। ये स्वयंसेवकत्व ही तो है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं कि पूरे 1.5 साल से जो 1 साल से जो कोविड का प्रकोप चल रहा है, जाओ समाज में जाकर सेवा का काम करो। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब हुआ करते थे, अमित भाई शाह जी कहते थे कि हम भारतीय जनता पार्टी कब तक अपना अभियान करती रहेगी, भारत को विश्व गुरु बनाकर हम रहे। हमारे भारतीय जनता पार्टी का हर राष्ट्रीय अध्यक्ष एक शब्द कहता है, भारत को विश्व गुरु हम बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं एक न्यू इंडिया हम ऐसा बनाएंगे, और यही तो हम कहते हैं परम वैभव नेतुम एतत् स्वराष्ट्रम। शब्द अलग अलग है, कॉइनिंग अलग अलग है, भावना एक है। सावरकर जी ने दिया हुआ मार्गदर्शन है, उनकी प्रेरणा है, डॉक्टर हेडगेवार जी ने बताया हुआ राह है। और सावरकर जी से प्रेरणा लेकर हेडगेवार जी के राह पर चला हुआ, और उसके बाद में प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गए 7 साल में जो काम करके दिखाया है, मैं पूछता हूं वो नेशनलिज्म नहीं है तो क्या है? किसी भी देश का जो नेशनलिज्म है, किसी भी देश का नेशनल कैरेक्टर, ये कौन डिसाइड करता है? अकेला प्रधानमंत्री नहीं डिसाइड करता है। उस देश के समाज में राष्ट्रीयत्व कितना है, उस देश का राष्ट्रीय समाज जो है उस देश की राष्ट्रीयता की ताकत निर्धारित करता है। और इस देश को आप गरीबी में सड़ते रहो, आप अंधेरे में सड़ते रहो, आपको सफा पीने का पानी नहीं मिले, आपको दवा नहीं मिले, आपको हॉस्पिटल नहीं मिले, आपको इलाज नहीं मिले, ऐसे परिस्थिति में देश रहे, सड़कें नहीं हो, महिलाओं की तरफ एक अलग प्रकार का नजरिया हो, शौचालय घर में नहीं हो, ऐसा भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता है, सुपर पावर नहीं बन सकता है, परम वैभव का भारत ऐसा नहीं कह सकते हैं। सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जो काम किए हैं, एक एक काम आप याद करके देखिए किस तरह से भारत को परम वैभव के तरफ लेकर जाने के काम उन्होंने किए हुए हैं। भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए उन्होंने ये सारे काम किए हैं।
40 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खोलने का काम इस प्रधानमंत्री ने किया है। बैंक अकाउंट खोलने के बाद डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के माध्यम से बिना किसी भ्रष्टाचार के पैसा पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, मुद्रा बैंक हो, कई प्रकार के लोन्स लोगों को देकर लोगों की जो अंदर की उद्योजकता है उसको बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके देश को आगे लेकर जाने के लिए डिजिटल इंडिया, आज आप देखते हैं पूरे भारत में डिजिटलाइज सारी चीजें हो गई। इसका स्वाभाविक परिणाम विकास के अंदर होता है। इसका स्वाभाविक परिणाम जो है इस देश की एक जिसको कहेंगे भ्रष्टाचारहीन हमारे देश को करने के लिए ये होता है। उन्होंने स्किल इंडिया का नाम बताया। कई बार वो कहते थे कि मैं लोगों को, युवाओं को पूछता हूं तुम करते क्या हो, वो कहता है मैं बीए हुआ हूं। तुम करते क्या हो, मैं बीकॉम हुआ हूं। तुम करते क्या हो, मैं एमएससी हुआ हूं। अरे भैया तुमको क्या आता है? उनको कुछ नहीं आता है। अंग्रेजों ने जो शिक्षा पद्धति दी थी उसी शिक्षा पद्धति से चल के क्लर्क बनाने वाले, नौकर बनाने वाली शिक्षा पद्धति को चलते चलते करोड़ों की संख्या में बेरोजगार युवकों को नरेंद्र मोदी जी ने स्किल इंडिया बताकर, स्किल इंडिया की स्थापना करके करोड़ों लोगों को स्किल सिखाने का एक अभूतपूर्व काम करके दिखाया। क्या यह सावरकर जी के स्वप्नों को साकार करने की चीज नहीं है? इस देश की महिलाओं को आत्मसम्मान के साथ खड़ा रहने के लिए अगर 15 करोड़ शौचालय अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के अंदर बनाता है और 5.5 लाख गांवों में जो खुले में शौच में बैठने वाले लोगों को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक महिलाओं को जब शौच के लिए जाना चाहती भी थी तब तक वो नहीं जाती थी। सूर्यास्त होने के बाद सूर्योदय तक अंधेरे में केवल वो जा सकती थी। स्कूल में लड़कियों के लिए टॉयलेट्स नहीं थे, कैसे बच्चियां पढ़ेगी? इन सारी चीजों को सोचने वाला प्रधानमंत्री कोई नहीं था। सोचने वाला ही नहीं था, ये करने वाला था। ये इंप्लीमेंटेशन जानता है, मॉनिटरिंग जानता है, करवा लेना जानता है, रिजल्ट्स लाना जानता है। मुद्रा बैंक से लोन दिए, उज्ज्वला से करोड़ों महिलाओं के घर में सिलेंडर और जो आंख में जाने वाला धुआं था, जिसे फेफड़े खराब होते थे, आंख खराब होती थी, उन महिलाओं को इन बीमारियों से बाहर निकालकर घर के अंदर एलपीजी गैस और सिलेंडर पहुंचाने का काम 12 करोड़ महिलाओं के पास। और अमीरों को बताया सब्सिडी छोड़ दो। पहली बार इस देश में 1.5 करोड़ लोगों ने गैस की सब्सिडी गरीबों के लिए त्याग दी। प्रधानमंत्री ने कहा ना हम करेंगे। आयुष्मान भारत तो मेरे साथियों एक अजीब अजूबा है। 5 लाख रुपए का ये बीमा नहीं है, ये बीमा नहीं है, आप डोंट मिसअंडरस्टैंड, ये कोई बीमा योजना नहीं है आयुष्मान भारत। 5 लाख रुपए का सीधा सीधा मेडिकल असिस्टेंस है। आपको सिर्फ वो कार्ड बना लेना है, अपना वैलिड कार्ड बनाना है जिसके ऊपर थंब इंप्रेशन होगा। आप और आपके परिवार के सदस्य सुनिए, इस बात को समझिए। आपके घर का कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आपका बिल भरना है, आपको सिर्फ आयुष्मान भारत का कार्ड देना है। कार्ड स्वाइप होगा, आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा कि आपके 5 लाख रुपए में से 1,25,000 का बिल हॉस्पिटल का चुकता हुआ है, आपके 3,75,000 अभी बाकी है। सुनिए, आप पुणे से चले जाइए बेंगलोर। बेंगलोर में आपके उस रिश्तेदारों में से जिनका नाम उसके अंदर निहित है, वो जाकर वहां बीमार पड़ता है, उसका कोई एक्सीडेंट होता है, उसको वहां पर किसी हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। वहां पर अगर आपका ये थंब इंप्रेशन काम करके आयुष्मान भारत देते हैं, 50,000 अगर खर्चा होता है, स्वाइप होकर आपको मैसेज आएगा कि आपके अभी भी 3,25,000 रुपया बाकी है। साथियों, 10 करोड़ लोगों को लाभ, दुनिया में कोई सोच नहीं सका। क्या यह परम वैभव का रास्ता नहीं है? मुझे जवाब दीजिए। क्या यह स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत बनाने की योजनाएं नहीं है? जवाब दीजिए। क्या इससे पहले हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सवाल खड़े करने वाले राहुल गांधी से मेरे सवाल है, 60 साल इस देश को किसने रूल किया था? आज जो देहातों में अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कौन जिम्मेवार है उसके लिए? जो कुछ है वो गए 7 साल में किया है। और उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तब नेशनल हेल्थ मिशन की स्थापना हुई, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की स्थापना अटल जी ने की। आप लोगों ने कुछ नहीं किया इस देश के अंदर। हम कर रहे हैं, और हम ना खेले खेल बिगाड़े वाले प्रवृत्ति वाले लोग केवल नकारात्मक भावना फैलाने का पाप करती है। देश दुनिया इसके झांसे में आने वाली नहीं है।
प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2022 में इस देश के स्वाधीनता को 75 साल पूरे होंगे और तब तक हर गरीब व्यक्ति का, हर व्यक्ति का अपना मकान होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, द मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम ऑफ अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। अरे अगर रहने के लिए घर नहीं है तो क्या हम भारत को सुपर पावर बना सकेंगे? आप पूछोगे कि इन सब चीजों का संबंध, मैं तो कहूंगा इन्हीं चीजों का संबंध है। रिफॉर्म्स कर दिए उन्होंने। आपने एक छोटी सी बात नोटिस की, जब से कुरियर सर्विसेज चालू हो गई, जब से ईमेल चालू हो गए, जब से व्हाट्सएप चालू हो गए, जब से सोशल मीडिया चालू हो गया, पत्र लिखकर भेजने की आवश्यकता ही खत्म हो गई। डिजिटल चीजें होने के बाद पत्र लिखने का काम नहीं था। डाक का क्या करेंगे? सारी दुनिया में पोस्ट एंड टेलीग्राफ कॉर्पोरेशन, हमारे देश का जो सारा तंत्र है, डाक का तंत्र है, वो सारे डाक के तंत्र को, पोस्ट ऑफिस को नरेंद्र मोदी जी ने बैंक में बदलने का काम किया है। कितना बड़ा परिवर्तन है। बैठे बिठाए देश के हर पिन कोड में बैंक नहीं होगी लेकिन पोस्ट है। पोस्ट आज बैंक बन गया है। किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैंने एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कहा था, ये नेहरू जी जब भी निर्णय लेते थे, ये नेहरू जी पढ़े हुए कहां से थे? जॉनी जॉनी यस पप्पा, ईटिंग शुगर नो पप्पा। लंदन ब्रिज फॉल डाउन, लंदन ब्रिज पड़ गया, लंदन का ब्रिज, तुम मरेगा उसके नीचे। एक वही सारा मैकॉले ने जो पढ़ाया उसको सीखते सीखते हमारे बेवकूफ पैदा होते गए दुनिया भर में। ऐसी एजुकेशन पॉलिसी कि जिससे एक तो देश में वास्तविक एजुकेशन लेकर, तंत्रज्ञान से लेकर सब प्रकार के, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, या चाहे साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, रिसर्च ओरिएंटेड, राष्ट्र भाव से ओतप्रोत अगर युवा पीढ़ी का निर्माण करना है तो उसके लिए जो आवश्यक शिक्षा नीति में बदलाव, रिफॉर्म्स उन्होंने किए। लेबर में रिफॉर्म्स किए, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स किए। अभी भी आकर बैठे थे कुछ दिन पहले दिल्ली में सुपर स्प्रेडर्स, कुंभ के ऊपर सवाल उठाते हैं। तो यहां पर क्या हुआ था? इतने बड़े पैमाने पर जाकर लाल किले को कब्जा करने की कोशिश, ये क्या है? कोविड काल में ये सारा। और इसलिए जितने भी रचनात्मक काम नरेंद्र मोदी जी करते गए, देशद्रोही उसको विरोध करते गए। नरेंद्र मोदी जी ने किए हुए कामों के साथ साथ आपको याद रहना चाहिए, सिर्फ यही विकास के काम किए ऐसे नहीं, देश की सुरक्षा के लिए जितने बेहतरीन कदम नरेंद्र मोदी जी ने, एनआईए का कानून, अधिक आतंकवादियों के खिलाफ कानून को कड़ा करने का काम किया। कई कानून, 2000 से अधिक बकवास कानून थे जिनकी आवश्यकता नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी ने सब कचरा साफ कर दिया। आगे भी होने वाला है। बांबू के बारे में आपको मालूम होगा कि बांबू को जो है पेड़ कहा गया था, इसलिए बहुत सारी जगह पर जो है उसका उपयोग नहीं हो सकता था। एक अध्यादेश से, एक कानून से उन्होंने बता दिया कि बांबू घास है, खत्म हो गया। बांबू के ऊपर लगे हुए सारे रिस्ट्रिक्शन हट गए। अब बांबू इज ग्रीन गोल्ड। देश में कितनी बड़ी क्रांति बांबू ला सकता है। समय लगता है इन चीजों को। मैं त्रिपुरा का प्रभारी रहा हूं, मुझे मालूम है त्रिपुरा में बांबू का कितना बड़ा योगदान है। अभी मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि सालों से अगरबत्तियां बनना बंद पड़ा था त्रिपुरा में। आज बड़े पैमाने पर फिर एक बार अगरबत्तियां बनना शुरू हुआ। अगरबत्तियों को निकलने वाला जो बांबू है, वो बांबू भारत से आता था, तब चलता था। जब चाइना से आने लगा तब यहाँ की कंपनियां बंद पड़ गई, अब वापस चालू हो गई है नरेंद्र मोदी जी के नीतियों के कारण। साथियों, हमारे ऊपर हमले हुए, उरी में हमला हुआ, मोदी जी ने छोड़ा नहीं। देश ने मोदी जी के ऊपर भरोसा दिखाया, सर्जिकल स्ट्राइक करके मोदी जी ने जवाब दे दिया। पुलवामा का हमला तो बहुत भयंकर हमला था, सारा देश अस्वस्थ था, लेकिन सारे देश ने मोदी जी के ऊपर भरोसा रखा कि हमें पता है ये प्रधानमंत्री है, ये कुछ ना कुछ करेगा। उसमें शहीद हुए, उनके अंतिम संस्कार होकर श्राद्ध के संस्कार 12वां दिन चल रहा था। सुबह जाकर हमारे एयर स्ट्राइक करके हमारे नौजवान हवाई जहाजों ने, हमारे वीरों ने जाकर बालाकोट में जाकर आतंकवादी संगठन का मुख्यालय ध्वस्त करके वापस आ गए। पता भी नहीं चला कब कहां से बम फटा। साथियों, नॉर्थ ईस्ट का आतंकवाद खत्म हो गया। देखिए, पूर्वोत्तर भारत में 7 साल पहले की क्या खबरें आप सुनते थे। अरे पूर्वांचलाचे आव्हान आणि आवाहन म्हणून महाराष्ट्रामध्ये मी 2000 व्याख्यानं दिले, लोकांना जाऊन जाऊन सांगितलंय
की कशी तिकडची परिस्थिती भयंकर आहे, पण तो काळ कधीचा होता? तो काळ 20 वर्षांपूर्वीचा होता. आज तुम्ही त्यावेळेची भाषणं, माझं पुस्तक वाचलं आणि आजचा नॉर्थ ईस्ट जर तुम्ही बघितलात तर तुमच्या लक्षात येईल आमूलाग्र परिवर्तन झालंय. कुठे दहशतवाद? दहशतवाद संपलाय नॉर्थ ईस्ट मधला, आणि त्याच्यातनं ज्यांनी डोकं काढलं त्याच्यावर देखील सर्जिकल स्ट्राईक करून बर्मामध्ये जाऊन आमच्या सैनिकांनी तिकडे जाऊन त्या NSCN-K च्या दहशतवाद्यांना, 200 दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालून परत आले होते. त्यामुळे दहशतवादाशी तडजोड नाही. दूसरे मोदी सरकार आने के बाद सालों से हमारी जो मांगे थी, अयोध्या का राम मंदिर बनने का रास्ता साफ करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया. चर्च बनाने के लिए पैसा ये जगन मोहन रेड्डी सरकारी कोष से देता है. इतना बड़ा भव्य राम मंदिर बनने वाला है. हम हिंदुओं ने की सभी पूजा पद्धतियों के लोगों ने अपना समर्पण उसमें दिया है भव्य राम मंदिर बनाने के लिए. रास्ता साफ, राम जन्मस्थान पर भव्य राम का मंदिर बनाने का काम, आर्टिकल 370 हटाने का काम, ये CAA लाकर एक बहुत बड़ा न्याय, विदेश से आकर बसे हुए बौद्धिस्ट, जैनी, हिंदू जो लोग थे उनको नागरिकता देने का काम, पारसियों को नागरिकता देने का काम हमने किया. मुसलमान महिलाओं को न्याय हमने दिया. ट्रिपल तलाक खारिज करने के नाम निकालने की हिम्मत नहीं थी किसी सरकार की, हमने तो उसको खत्म करके दिखाया. कोविड में कितना बड़ा कार्य संघ के स्वयंसेवकों ने किया है, केंद्र सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, हमारे स्वयंसेवकों ने देश भर में कार्य किया है. साथियों, मैं अपना विषय समाप्त करता हूं. आज हमारे देश को ऐसी युवा पीढ़ी की आवश्यकता है कि जो युवा पीढ़ी अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपने मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा में भारतीय राष्ट्रवाद को कूट कूट कर भरे. जब भी मेरे जिंदगी में ऐसा दोराहा आएगा कि एक रास्ते पर चलूं तो मेरे देश का, मेरे समाज का हित है, और दूसरे रास्ते पर चलूं तो हो सकता है मेरा हित है लेकिन मेरे देश का उसमें अहित है, मैं अपने स्वार्थ के रास्ते को ठुकरा कर मैं देश के रास्ते पर, देश के हित के रास्ते पर चलूंगा. ऐसे युवा पीढ़ी की आवश्यकता है. आज नशा मुक्त युवा पीढ़ी की आवश्यकता है. कोविड ने दिखा दिया जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उनको वो कुछ नहीं कर सकता है, और ऐसी हर चीज जो इम्यूनिटी को खराब करती है, हमने सबसे पहले ऐसे सारे नशाओं से अपने युवा पीढ़ी को दूर रखना चाहिए, त्याग देना चाहिए देश के लिए. ये मैं करता था, ये गलत चीज थी, लेकिन मैंने अपने देश के लिए त्याग कर दिया. क्यों? क्योंकि मैं, अगर मेरा नुकसान होता है तो मेरा अकेले का नुकसान नहीं, मेरे समाज का, सिर्फ मेरे फैमिली का नहीं है, समाज का नुकसान है, मेरे देश का नुकसान है. मुझे मेरे देश को बड़ा करना है, इसलिए मैं अपनी कुछ मैं कोई गलतियां करता भी हूं तो उन गलतियों के ऊपर रास्ता निकालूंगा. जातिवाद को निजात पाकर हम सब लोग भारतीय हिंदू मेरे लिए एक ही सिक्के के 2 कॉइन्स हैं. मुझे उससे कोई अलग नहीं बोध होता, इसलिए हम हिंदू है बोलने में हमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, अभिमान का बोध होना चाहिए, और बहुत अभिमान के साथ हमने कहना चाहिए मैं हिंदू एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट. ऐसे हिंदुत्व की भावना, हिंदू संस्कृति का पूरा अभ्यास करके सारे विश्व की राजनीति को समझने वाला और अपने देश में अपना योगदान देने वाला ऐसा इस देश का युवा इस देश में खड़ा रहे, इस देश में एक नेशनल कैरेक्टर से भरा युवा इस देश के अंदर खड़ा रहे, और ऐसा अगर युवा खड़ा रहे तो दुनिया में भारत के सामने टिकने वाला कोई नहीं है. और मुझे पूरा भरोसा है कि आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को न्यू इंडिया बनाने का स्वप्न लेकर चल रहे हैं, और जिस तरह से पूरे देश भर में एक देशभक्ति का वातावरण बना हुआ है, कोविड के कारण, कुछ बाकी चीजों के कारण, थोड़ा स्वास्थ्य की चिंता, भविष्य की चिंता, इन सारी चिंताओं के ऊपर आप विश्वास रखिए, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास रखिए, इस सरकार के ऊपर. इस तूफान से भी इस कश्ती को सही सलामत अगर कोई प्रधानमंत्री ले जा सकता है तो नरेंद्र मोदी जी है, और मुझे पूरा भरोसा है हम भारत को विश्वगुरु बना के रहेंगे. सावरकर जी के मार्गदर्शन को लेकर भारत को सुपर पावर बना के रखेंगे, जरूर बनाएंगे, और भारत को परम वैभव तक हम अवश्य लेकर जाएंगे. भारत माता की जय. वंदे मातरम. जय हिंद. स्वातंत्र वीर सावरकर जी अमर रहे.